स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार में है भरपूर, पर एक्शन है आज गिरावट वाला। हल्की फुल्की रिकवरी एक दो बार बाजार ने अटेम्प्ट भी करी है, पर वापस वहां से प्रेशर आया है। निफ्टी के नेम्स देखेंगे तो वहां पर फिर भी आपको थोड़ा सहारा मिला है चुनिंदा सेक्टर से, बट बैंक्स और फाइनेंशियल्स में भारी गिरावट की वजह से निफ्टी पर लगातार पूरे दिन दबाव बना हुआ है और बैंक निफ्टी देखिए 1100 पॉइंट नीचे फिसल कर ट्रेड कर रहा है। तो आने वाला 1.5 घंटा कैसे रह सकता है ट्रेड के लिए, आपको क्या रणनीति बनानी है, इंडेक्स का डेटा क्या बता रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे अपनी इंडेक्स स्ट्रैटेजी। पर आइए उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं उस पर डाल देते हैं नजर। सबसे बड़ी बात तो बाजार की गिरावट को लेकर ही है। 16,550 के आसपास आप देख रहे हैं ट्रेड होते हुए इस समय दिख रहा है। बैंक निफ्टी 1100 अंक टूटा हुआ है, 35,000 के करीब है। इंट्राडे में तो 35,000 के नीचे भी आपको आते हुए दिखा था। फाइनेंशियल्स यहां पर तो कमजोरी दिख ही रही है, पर ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद ऑटो शेयरों में गिरावट है और फार्मा, आईटी, डिफेंसिव नेम्स जहां से लगा था बाजार को थोड़ा सहारा मिल सकता है, वो भी इस समय टूटते हुए दिख रहे हैं। पर उसके सामने कमोडिटीज में देखिए बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है और उसका फायदा आपको मेटल स्टॉक्स में दिख रहा है, ऑयल एंड गैस शेयर्स में दिख रहा है, कुछ चुनिंदा पीएसयू कंपनीज हैं जहां पर भी आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। डिफेंस स्टॉक्स भी आज अच्छे एक्शन में हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। हमारे बाजार ऑफ कोर्स एक दिन की छुट्टी पर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी ज्यादा गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स हल्की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में मिला जुला कारोबार है। कल 4% फिसलने के बाद फ्रांस और जर्मनी अभी भी कमजोर हैं। यूके के बाजार हल्की मजबूती दिखा रहे हैं। आइए फिर बाजार के एक्शन पर डालते हैं नजर। थोड़ी देर में हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे तैयार देने के लिए स्टॉक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी और साथ ही इंडेक्स पर भी व्यू। उससे पहले आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स जो हैं वो जान लेते हैं देवांशी के साथ, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स जो बताने के लिए तैयार हैं वरुण। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून। आज सबसे पहले यूपीएल पर नजर रखें क्योंकि कुछ ही देर में बोर्ड की बैठक का फैसला आएगा। बायबैक पर यह फैसला आने वाला है। इसके साथ ही वेदांता तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड का ऐलान होता हुआ दिखेगा। और स्पाइस जेट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक्स प्रमोटर के मामले पर आज सुनवाई होने वाली है, तो इसके चलते थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस स्टॉक पर आज और साथ ही कल जो भी फैसला आता है उस पर देखने मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ओपेक की आज अगली बैठक है। इससे पहले कच्चा तेल हम ऑलरेडी देख रहे हैं, एक उबाल आता हुआ दिख रहा है, तो इस पर नजर रखें। और फेड चेयरमैन यूएस कांग्रेस में आज गवाही देंगे, तो इस पर भी फोकस है। इसके साथ ही कल की अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया बोर्ड बैठक होने वाली है पूंजी जुटाने पर, और वोखार्ट की भी बोर्ड की बैठक है राइट्स इश्यू पर। 6 जनवरी को ऑलरेडी बोर्ड ने अप्रूव किया था, तो जो डिटेल्स हैं वो सामने आती हुई दिखेगी। इसके साथ ही सुप्रीम इंजीनियरिंग की एक स्टेट है, स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10:1, तो कल आपको इस स्टॉक पर इम्पैक्ट देखने मिलेगा। जो एडजस्टेड स्टॉक प्राइस है वो देखने मिलेंगे। और साथ ही 4 मार्च यानी कि शुक्रवार की बात करें तो नज़ारा टेक की बोर्ड बैठक है, जहां पे डेटा वर्क्स बिजनेस सॉल्यूशंस के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स अलॉट करने पर फैसला होगा। और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस में फरवरी महीने के जॉब्स के डेटा आएंगे, तो ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकता है। आज शाम ऑफ कोर्स 2 बड़े इवेंट्स हैं। फेड के चेयरमैन भाषण देने वाले हैं, क्या रेट हाइक्स पर थोड़ा हाथ थामेंगे या फिर बड़ी रेट हाइक्स के लिए हो जाइए तैयार, और ओपेक क्या निर्णय लेता है, स्पेशली जिस तरह से कच्चे तेल के दाम फिलहाल उछलते हुए आपको दिख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स भी हैं जो एक्शन में हैं। आइए खबरों के दम पर कहां पर आज बाजार मूव कर रहा है ये जानते हैं। वरुण है तैयार। वरुण, बताइए कौन सी इस समय की खबरें। डेफिनेटली दीप, तो सबसे पहले तो एलआईसी का आईपीओ सबसे ज़्यादा चर्चा में वही है। तो एक खबर हमारे हाथ लगी है कि एलआईसी का आईपीओ जो है उस पर काम अभी भी जारी है। इसको लेकर समीक्षा जो है वो अभी भी चल रही है और समीक्षा के बाद देखेंगे कि कैसी स्थिति हो, उसके बाद एलआईसी के आईपीओ पे फाइनल निर्णय लेंगे। रेलिगर एंटरप्राइजेस नए फाइनेंशियल कारोबार में ये कंपनी उतरने वाली है। कंपनी ने 180 करोड़ के आसपास के कर्ज का भुगतान किया है, ये भी कंपनी ने कहीं ना कहीं अपडेट दिया है। पेनार इंडस्ट्रीज 9 मार्च को बोर्ड की बैठक है। यहाँ पे कंपनी बायबैक पे विचार करने वाली है और इसके बाद अपने स्टॉक के प्राइस पे इम्पैक्ट भी देखा। टीवीएस मोटर्स लैटिन अमेरिका में इसने टीवीएस राइडर जो है वो लॉन्च कर दी है, कंपनी ने अपडेट दिया है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स फरवरी में बिक्री जो है उसमें करीब 48.2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। HCL टेक IBM के साथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए इस कंपनी ने करार किया है। ब्लॉक डील हुई है हिंडाल्को में 3.5 लाख शेयर्स की, नैल्को में 10 लाख शेयर्स, HDFC लाइफ में 32 लाख शेयर और पावर ग्रिड में 8 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। काफी बड़े सौदे और कुछ बड़े स्टॉक्स पर बड़े सौदे होते हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग है। थोड़ा कुछ रीबैलेंसिंग है, रीएडजस्टमेंट तो नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स ये सारे बड़े काउंटर्स और हिंडाल्को 600 के पार आज जाते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में चोपड़ा साहब भी जुड़ेंगे जिन्होंने 400 पर कॉल दिया था कि हिंडाल्को 50% की तेजी दिखा सकता है, और देखिए एकदम करेक्ट प्रूव हुए।
तो हिंडाल्को पर करनी है बात, बाकी जो स्टॉक्स है वहां पर भी लेना है एक्शन। और शुरुआत में ही ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। दीपांशु गुड आफ्टरनून। मुझे बेचना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इस पे एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिखाई देता है। अभी एक्चुअली 1084 1085 का लेवल था, मैंने स्पॉट किया, लेकिन अभी 4 रुपये ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ से लेकर 1085 तक बेचे। एक 15 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 109597 का, और मुझे लगता है ये 1030 तक जाने के लिए तैयार है। 1030 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चली है। टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस डेज लो पर है। फाइनेंशियल्स में थोड़ी बिकवाली पिछले कुछ मिनटों में और बनी है। सचिन जी भी तैयार उनकी कॉल के साथ। बिगुल उनके लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है बैंकिंग स्टॉक्स में ही। जिस तरीके से फिलहाल प्राइवेट सेक्टर नेम्स में पोजीशंस बन रही है, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ये इफेक्ट सारे प्राइवेट बैंक्स पे भी नज़र आएगा। HDFC का इफेक्ट जिस इंटेंसिटी से इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इंडसइंड बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में 900 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसने ब्रेक किया है मॉर्निंग टिक्स में ही। एंड जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस डेवलप हो रही है, मुझे लग रहा है 910 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ही डिप्लॉय करने चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 880 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट पोजिशनली 865 के टारगेट के लिए ये पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। सो शॉर्ट पोजीशन बनानी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। बैक टू बैक सेल कॉल्स आती हुई दिख रही हैं, और दोनों फाइनेंशियल स्पेस से। एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दूसरा आपके लिए इंडसइंड बैंक। यहाँ पर करके चलें बिकवाली, ये है राय इस समय। और कुछ और बैंकिंग नेम्स पर भी रखें नज़र। दिग्गज HDFC बैंक 4.5% नीचे आ जाते हुए दिखा है। बंधन बैंक में 5% की गिरावट है। ICICI 4%। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर वीकनेस आप देख रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक मिड कैप स्पेस से। कोटक महिंद्रा सुबह भी कमजोर था, अभी भी गिरावट दिखा रहा है। और HDFC लिमिटेड में भी भारी गिरावट है। तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स इस समय की गिरावट को लीड करते हुए दिख रहे हैं। एक बार एक इंडेक्स पर भी राय ले ली जाए। एक्चुअली बैंक निफ्टी से करते हैं शुरुआत, तो फिर निफ्टी की भी बात करेंगे। जय, कैसे देख रहे हैं एक्शन बैंक निफ्टी का? इंट्राडे में 35,000 के नीचे भी गया था, और जिस तरह से सारे दिग्गजों में वीकनेस आ रही है, क्या राय बन रही है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। बिल्कुल राइटली आपने मेंशन किया कि बैंकिंग नेम्स में आप देखें कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा हमें एक सेलिंग प्रेशर HDFC बैंक में देखने मिला, जो दबाव बना रहा है बैंक निफ्टी में, और वो 35,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूंगा यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल्स बैंक निफ्टी में निकल कर आते हैं, दोज आर वेरी अग्रेसिव ऑन द डाउन साइड। पहला जो लेवल आता है वो है 34,600 का, और दूसरा जो लेवल निकल कर आ रहा है वो 34,200 का। तो आपको और 400 से 800 पॉइंट की गिरावट 35,000 के नीचे अगर एक अर्ली क्लोज आपको सस्टेन होते हुए देखने मिला बैंक निफ्टी, तो आपको देखने मिलेगा 35,000 ये क्लोजिंग सेशन के लिए बहुत ही दीपांशु इंपॉर्टेंट रहेगा। वो होल्ड कर गया तो ठीक है, बाउंस आएगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए हमने मॉर्निंग में कैश का ऑप्शन में भी अगर आप देखें तो HDFC बैंक का ही पूरा ऑप्शन रेकमेंड किया था दीपांशु, 1340 वाला, जो देखे आपके अच्छा खासा वो वहां पे मुनाफा हो रहा है। इनफैक्ट 35-36 के रेंज में दिया था, 46 प्लस निकल गया है वो। एंड इंडेक्स जहां तक निफ्टी का सवाल है, सुबह जब हमने बात की थी तभी भी इंडेक्स 16,550-55 के रेंज में था। अभी भी आप देखो 16,550 ही है। सो इंडेक्स वहीं पे, निफ्टी वहीं पे है, बट बैंक निफ्टी है वहां पे सबसे ज्यादा वीकनेस है। मेरा ये मानना है कि वो वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में डिफिकल्ट है बैंक निफ्टी के लिए दीपांशु 35,536 की रेंज को अब निकालना। अगर वो निकालता है तो ही यहाँ से तेजी मानिए आप, अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। इस जस्ट दैट के 35 के नीचे अगर फिसलता है बैंक निफ्टी और सस्टेन करता है, वो फोर्स आपको एक्सिलरेट होते हुए देखने मिलेगा। अदरवाइज मे बी इन अ डे और टू जैसे वो ब्रेक होगा आपको मोमेंटम देखने मिलेगा, बट वीकनेस वहीं पे है विच कैन डेफिनेटली ड्रैग निफ्टी एज वेल। और निफ्टी पे फिर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जय? 16,300 16,800 दीपांशु, ये क्लियर कट रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी में। और अभी तो 550 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो 250 पॉइंट ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 300 का लेवल्स अगर निफ्टी में ब्रेक होता है, जैसे बैंक निफ्टी में 35,000 इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। वो ब्रेक होते ही आपको फ्रेश लोज
निफ्टी में देखने मिलेगी। मे बी 16,300 के नीचे तो आपको 16,000 के लेवल्स भी ब्रेक होते हुए नजर आएंगे, बट वो होल्ड कर गया तो निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा वीक है। सो मेरा ये मानना है कि इंडेक्स स्पेसिफिकली कोई ट्रेड कर रहा है, सो बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ वहां पे मोमेंटम है। शॉर्ट साइड पर निफ्टी को वन कैन अवॉइड टिल दीज लेवल्स 16,800 16,300 की रेंज ब्रेक होती है। 16,800 16,300 ब्रॉड रेंज जय दे रहे हैं, 500 पॉइंट की रेंज है, बट जिस तरह की वॉलेटिलिटी है इस बाजार में आपको माननी ही पड़ेगी। सुबह भी अनिल जी बात कर रहे थे 34,900 34,800 के करीब बैंक निफ्टी का सपोर्ट आता है। देखिए आज 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी आपको आते हुए भी दिखा था। 34,900 का आज लो बनाया है बैंक निफ्टी ने। बड़ी गिरावट है, पर इस गिरावट पर तो हमारा फोकस रहेगा, पर इसकी दूसरी तरफ देखिए तो एक बड़े आईपीओ के लिए बाजार तैयार हो रहा है। अब वो इसी महीने आता है या फिर अगले वित्त वर्ष में ट्रांसफर होगा, उस पर तो ऑलरेडी चर्चा चल रही है, बट एलआईसी की आईपीओ की वजह से सीडीएसएल में बड़ा एक्शन हो रहा है। और क्या है ये बड़ा एक्शन, कैसे समझना चाहिए इसे आईपीओ के विचार में और मार्केट मोमेंटम के हिसाब से, जानते हैं अनुराग शाह के साथ जो हमारे साथ स्टूडियो में इस समय जुड़ रहे हैं। अनुराग, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एलआईसी आईपीओ पर तो है ही, पर उसके साथ सीडीएसएल में क्या हो रहा है? कि एलआईसी आईपीओ पे जैसा आपने बताया कि असमंजस बना हुआ है, इस महीने आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसका फायदा जो है आईपीओ का वो सीडीएसएल को काफी जबरदस्त दिखा है। 3 महीने की हम बात करें तो पिछले 3 महीने में सीडीएसएल से 1 करोड़ डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के तौर पे खुले हैं। और ये जो है जब से एलआईसी ने ये अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू किया दिसंबर से ही, उसके बाद से हम देख रहे हैं जनवरी फरवरी 35 लाख अकाउंट जो है वो सीडीएसएल के साथ हर महीने खुल रहे हैं। तो काफी बड़ा नंबर है। और इसके पीछे वजह ये थी क्योंकि एलआईसी ने भी अपना जो ओवरऑल कैंपेनिंग है वो पूरे देश भर में जबरदस्त तरीके से चलाई। एलआईसी के जो हजारों ऑफिसेज है वहां पे डीमैट अकाउंट खोलने की कैंपेन चली गई। इसके अलावा अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स, बैंक्स, उनके द्वारा भी ऑफर दिए गए विदाउट एएमसी चार्जेस, जीरो ब्रोकरेजेस वगैरह पे ऐसे ऑफर दिए गए एलआईसी आईपीओ के। एलआईसी की जो वेबसाइट है वहां पर भी लिंक प्रोवाइड किया गया और उसमें वजह यह थी कि जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% का रिजर्व कोटा है और जहां पर 10% तक आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो इस सब वजह से लोगों में जबरदस्त रुझान देखने को मिला और जो डीमेट अकाउंट की संख्या है वो तेजी से बढ़ती रही। और एक और जो आंकड़ा है जो हमारे सोर्सेज से हमें मिला है, 28 तारीख जो डेडलाइन थी आपकी पॉलिसी को पैन से लिंक कराने की, तो वहां पर काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। 4.5 करोड़ यूनिक पैन जो अभी तक लिंक हो गए हैं। ये जो एलआईसी का डेटा है हमारे जो सोर्सेज से हमें मिला है, 4.5 करोड़ यूनिक पैन जो लिंक हुए हैं और फरवरी में इसमें काफी जबरदस्त सर दिखा। अगर ओवरऑल पॉलिसीज की बात करें तो वो 7 करोड़ से भी ज्यादा है जो पैन के साथ लिंक हुई है। तो इसमें हम अगर देखें कि अप्रैल से अक्टूबर तक हर महीने करीब 22-23 लाख अकाउंट खुल रहे थे, नवंबर से दिसंबर तक हर महीने 30 लाख अकाउंट खुल रहे थे और जनवरी फरवरी में 35 लाख नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। और ये जो आंकड़ा है FY20 में हर महीने मात्र 4 लाख का ही था। तो अब हम करीब 9.25 करोड़ डीमेट अकाउंट की तरफ पहुंच गए हैं। और इस साल की मैं बात करूं तो 3 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट खुले और उसमें 3.25 करोड़ सिर्फ सीडीएसएल के द्वारा खोले गए। तो काफी बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें आखिर के जो पिछले 3-4 महीने हैं वहां पर एलआईसी के आईपीओ ने काफी जबरदस्त रोल प्ले किया है, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स को स्पेशल रिजर्वेशन था और डिस्काउंट था। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के डीमेट अकाउंट खोले और अब जो फिनटेक कंपनियां हैं चंद मिनटों में डीमेट अकाउंट खोल देती है, तो उसका फायदा जो है सीडीएसएल को मिला है। बिल्कुल, तो फिनटेक का फायदा मिल रहा है, एलआईसी आईपीओ का फायदा मिल रहा है। जो एक समय एवरेज 4-5 लाख अकाउंट हर महीने होती थी वो अब 35 लाख पर पहुंचती हुई दिख रही है। तो बड़े पैमाने पर तैयारी है एलआईसी आईपीओ के लिए। ऑफ कोर्स आईपीओ टाइम पर आएगी या नहीं वो अलग बात है, बट डेफिनेटली बाजार में इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है। शुक्रिया अनुराग ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। बंसल जी, काफी सारे नंबर्स अनुराग ने बताए, पर एक नंबर आपके लिए 1400 पर है सीडीएसएल। पिछले कुछ समय में थोड़ा स्टॉक ऊपर से करेक्ट भी हुआ है बाजार के मूड माहौल से। क्या राय बनती है सर इस पे अब? दीपांशु, आंखें बंद करके दीपांशु इसको डिलीवरी में खरीदना चाहिए। नीचे में अगर हम देखें तो 1280 1285 एक मल्टी ईयर सपोर्ट्स लेवल्स हैं, इसके नीचे ज़्यादा नहीं लगता है। और दीपांशु दूसरा देखा जाए तो सीडीएसएल एक कंपाउंडिंग मशीन है, आप लेके रखेंगे तो 12 से 15% की कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। और सिंपल सा गणित है जो अभी अनुराग ने भी बोला, 32 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं एलआईसी के, वेयरएज टोटल डीमैट अकाउंट 9 करोड़ के आसपास आते हैं। तो जो सीडीएसएल ने काफी बड़ी जर्नी इतने सालों में करी थी वो शॉर्ट टर्म में काफी तादाद में डीमैट अकाउंट खोलने की उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है। तो एक रीरेटिंग का कैंडिडेट लगता है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट वीक है, तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर
इसको डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करें। तो डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करें। बेसिकली ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, होल्ड करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है। अनिल जी ने तो कई बार आपको सीडीएसएल पर भरोसा जताया है, बीएसई पर भरोसा जताया है, और डिप्स अच्छे मौके होते हैं खरीदारी के। सीडीएसएल में भी आप देखिए 1730 का ऑल टाइम हाई था, वहां से आज 1400 पर मिल रहा है, अच्छा डिप आया है। तो अगर आप चाहें तो वापस एंट्री के लेवल्स भी आपको इस पर अच्छे मिल रहे हैं। अच्छे ट्रेड्स भी आपके लिए तैयार हैं। एक और बिगुल सचिन जी के लिए, बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में मुझे लग रहा है वीकनेस और एक्सटेंड होनी चाहिए। पिछले एक्सपायरी में भी 1600 के क्लस्टर के यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस डेवलप हो रहे थे, एंड जिस तरीके से इसने गैप डाउन दी थी, काफ़ी बड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने फेस किया था। उसी लाइंस पे यहाँ पर 1500 के आसपास फिलहाल जो पोजीशंस अनवाइंड हो रही है, मुझे लग रहा है उसके वजह से एक काफ़ी गहरा फॉल यहाँ पर नजर आ सकता है। तो लगभग यहाँ पर मैं 100 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ। 1420 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाए रखनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1523 पे, एंड फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। 20 तक ये फिसल सकता है, यानी कि और प्रेशर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आने की पूरी संभावना इस समय दिख रही है सचिन जी को। नजर रखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज कैसे इस समय ट्रेड करता है। एशियन पेंट्स, इस पर भारी गिरावट आई है। ऑफकोर्स कच्चा तेल अगर ऊपर जाएगा इस तरह तो पेंट स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। बाकी जो क्रूड डेरिवेटिव्स यूज़ करती हैं, जो केमिकल क्रूड डेरिवेटिव से निकलता है वो यूज़ करती हैं कंपनीज, उनके लिए भी नेगेटिव है। किरण जी से एक बार एशियन पेंट्स पर राय ली जाए। किरण जी, 3000 के एग्जैक्ट लेवल पर है, इंट्राडे में तो 3000 के थोड़ा नीचे भी गया था। एशियन पेंट्स इन लेवल पर सपोर्ट आएगा सर, या फिर और गिरावट आ सकती है? वेरी गुड आफ्टरनून दीप। मेरा मानना है कि एशियन पेंट्स ने एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, और एक क्लासिकल पैटर्न हेड एंड शोल्डर जिसको कहते हैं, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इस सीरीज में मुझे लगता है कि अगर ये वॉर खत्म नहीं होती तो मेरा मानना है कि 2500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये कैजुअली अगले 2 हफ्ते में ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो इधर पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी। 3000 का पुट ऑप्शन अगर आप जो कि अभी एग्जैक्ट रेट बताता हूँ, जो कि अभी लगभग 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर बाय करने की सलाह है आपको। स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में या कैश में 3060 का रखना चाहिए, 115 के आसपास पुट ऑप्शन में रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करना चाहिए। मेरा मानना है कि इधर से काफ़ी बड़ी डाउनसाइड बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन खत्म हो जाती है तो मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना और ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। डेफिनेटली नज़र रखिए, यहाँ पर भारी गिरावट आपको एशियन पेंट्स में आप देखिए 3000 के नीचे आ गया है, तो एशियन पेंट्स फिसलते हुए आपको दिख रहा है। HDFC बैंक भी फिसलते हुए दिख रहा है। और जय, इस पर आपकी भी राय लेना चाहूँगा। HDFC बैंक क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि भारी गिरावट हो रही है, और HDFC बैंक दोनों अगर इस तरह से गिर रहे हैं तो बाजार में थोड़ी नर्वसनेस भी आती है। क्या राय है जय इस समय? जी बिल्कुल, HDFC बैंक काफी वीक नजर आ रहा है। जैसे ही मैंने अभी बैंक निफ्टी का व्यू दिया था तभी मैंने कहा था कि HDFC बैंक डीप वीक है। ये हमने मॉर्निंग में कैश का ऑप्शन में भी हमने इसका 1340 का पुट ऑप्शन एक रिकमेंड किया था दीपांशु, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको और वीकनेस देखने मिल सकती है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, उसका एक ब्रेक डाउन देखने मिला है। नेक्स्ट टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है दीपांशु, इमीडिएट बेसिस पर अगर हम देखें सो 1320 है। 1320 के लेवल्स ब्रेक करता है तो 1295 है, एंड वो लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो 1240। वो लेवल्स भी वहां से देखने मिल सकते हैं HDFC बैंक में। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 1420 की जो लेवल्स है, दैट विल बी एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस दीपांशु। जब तक ये 1400 के ऊपर निकल कर बंद नहीं करता HDFC बैंक, आई थिंक ओवरऑल वीकनेस आपको यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगी, और दिस बैंक विल कंटिन्यू टू ऐड प्रेशर ऑन बैंक निफ्टी। इसी वजह से दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस दीपांशु, मैं कहूंगा कि जो भी अगर बैंकिंग में नेगेटिव है और ये देख रहे हैं तो ये दिस कैन बी द बिगेस्ट रीजन कि बैंक निफ्टी क्यों अंडर परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को इन दी शॉर्ट रन।
तो ये है आपके लिए इस समय HDFC बैंक पर भारी गिरावट जो आती हुई दिख रही है। काफ़ी कमज़ोरी के साथ यहाँ पर हो रहा है ट्रेड। HDFC लिमिटेड पर भी रखिए नज़र और HDFC बैंक, ये दोनों आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से आज गिरावट आई है। एक और बैंक जिस पर कुणाल जी की राय लूँगा, ICICI बैंक। कुणाल जी, एक और दिग्गज जो आज फिसला हुआ है, 4.5% नीचे ICICI बैंक। देखिए, कमजोर चार्ट है दीपांशु, और सबसे ज्यादा जो चिंता की वजह है वो ये है कि इन स्तरों के आसपास एक बहुत अहम सपोर्ट है। गिरावट होने के बाद अब ये 710 रुपए का जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहीं से हमने देखा था कि पिछले साल दिसंबर में भी हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी। तो अगर ये 710 का लेवल ICICI बैंक तोड़ देता है तो एक तो डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा जिसका कि काफी बेयरिश इंप्लीकेशन होता है। तो 710 रुपए का लेवल काफी क्रिटिकल है, इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है। इसके नीचे अगर आज बंदी आती है तो बहुत मुमकिन है कि आपको 660 रुपए तक का एक ड्रॉप ICICI बैंक में देखने को मिले। तो 710 का लेवल को क्रिटिकली आज क्लोज के समय वॉच करेंगे। तो ये है आपके लिए ICICI बैंक। इस पर भी रखिए नज़र। 710 के लेवल तक तो आ ही गया, बल्कि और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं। मैं एक एक करके अगर लिस्ट ढूंढूं तो सभी पर आपको वीकनेस आती हुई दिखेगी, बट सेफ टू से अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग नेम्स में भारी गिरावट है। पर उसके सामने HDFC लाइफ, इस पर रखिए नज़र, क्योंकि इस पर बड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। सुबह हम हाईलाइट भी कर रहे थे, एक ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी थी, और भी कुछ दिग्गजों में ब्लॉक डील हुई है। HDFC लाइफ डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। ओनली HDFC ग्रुप स्टॉक जो इस समय बढ़िया एक्शन में है। वागले साहब, कोई राय? HDFC लाइफ पर 550 के लेवल पर आज आ गया है। दीपांशु, ये सेक्टर में कुछ हो रहा है, मुझे लगता है। दोनों SBI लाइफ भी अच्छा लग रहा है, HDFC लाइफ भी स्ट्रेंथ है, बट ये माहौल में मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा सा करेक्टिव मूव में HDFC लाइफ 540, 542 ये रेंज में लिया जा सकता है। 525 के स्टॉप लॉस से, पोजिशनल व्यू से मुझे लगता है ये 570 तक जाना चाहिए, मे बी इवन 580। तो जब ये मार्केट बाउंस करेगा या जब चलने लगेगा, व्यू पॉजिटिव होगा, तभी HDFC लाइफ व्यू तो मेरा पॉजिटिव। व्यू पॉजिटिव है HDFC लाइफ पर। देखते हैं बाउंस बैक जब आएगा बाजार में तो किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म भी करता है। जय ठक्कर है तैयार, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। HDFC लाइफ और SBI को मैं भी थोड़ा ट्रैक कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मे बी फंड एक्शन हो, बिकॉज ये शायद एक अर्ली सिग्नल हो कि मे बी LIC IPO में भी रिकंसिडर करे अभी लेकर आने को, बिकॉज जो हिसाब से एक सेलिंग देखने मिली थी वो सेक्टर एलोकेशन क्लियरली दिख रहा है। निकल कर LIC के लिए रुका था, शायद वो ना आने को है, तो SBI और HDFC लाइफ में फिर से एक इंटरेस्ट आ गया हो। बट मेरा जो रिकमेंडेशन है वो IOC के पुट ऑप्शन पर है। इसका 110 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है दीपांशु। ये करीब ट्रेड कर रहा है अभी 4 रुपए 60 पैसे से लेके 4 रुपए 80 पैसे की रेंज में, 4.60 4.80 के रेंज में आप IOC का 110 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड दीपांशु यहाँ पे लग रहा है मुझे। 3 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगाया, तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, 3 पर लगाइए स्टॉप लॉस। टारगेट ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं दीप, पहला टारगेट इसका बन रहा है दैट इज 8.70 का, 8 रुपए 70 पैसे का, विच इज ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स फ्रॉम करंट लेवल्स। एंड दूसरा जो टारगेट बन रहा है वो 10 रुपए 50 पैसे का। सो 8.7 10.50 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। IOC का 110 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। OMCs में वीकनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। और टेक्निकली भी एक चीज जो देखने मिल रही है IOC में, अगर आप देखें तो क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेक डाउन देने को है। ये स्टॉक दिया था, ऊपर आया, फिर से एक ब्रेक डाउन दे रहा है, एंड इंडिकेटर्स काफी बेरिश है। आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 102 इमीडिएटली। 102 तक के लेवल्स तो हमें इमीडिएटली देखने मिलने चाहिए, विच इज ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो ये है आपके लिए IOC, जिसमें आपको भारी गिरावट दिख रही है। IOC, BPCL, HPCL, इन तीनों पर रखिए नज़र। कच्चे तेल में बड़ा उछाल आया है और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है वो इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट पर भी होते हुए दिख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन, एक बार इसकी चार्ट पर भी राय ले लें। बंसल जी, क्या करना है? 1800 का भी लेवल आज तोड़ दिया इसने। दीपांशु, यहाँ पे देखें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है इंटरग्लोब एविएशन में। तो दीपांशु, यहाँ पर मेरा ऐसा मानना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और इस समय फोकस रखना चाहिए दीपांशु मेटल स्पेस में, जहाँ पर एक ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं।
तो इंटर ग्लोबेशन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किसी ने लॉन्ग कर रखा है तो यहाँ से निकल जाए और मेटल्स में स्विच करें। मेटल्स पे स्विच करें, ये आपके लिए सलाह रहेगी। बट इम्पैक्ट एक कच्चे तेल का ही है, मेटल्स में भी इम्पैक्ट जो ग्लोबल कमोडिटी में बड़ा अपमूव आ रहा है उसी का आते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल देखिए भारतीय बाजार में रिकॉर्ड हाई पर आपको कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स रुपी भी वीक हुआ है तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट है, बट 8,300 पर कच्चा तेल फिलहाल आते हुए दिखा है और बाकी कमोडिटीज़ में भी बड़ा उछाल है। नाइमेक्स और WTI दोनों, नाइमेक्स और ब्रेंट दोनों ही $110 पर आपको इस समय दिख रहे हैं। तो आइए एक बार जरा समझते हैं कमोडिटी बाजार में ये जो बड़ा मूव आया है और कैसे इसे समझना है, आगे क्या और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। गोल्ड में भी हम एक्शन देख रहे हैं, मृत्युंजय है हमारे साथ तैयार ये पूरा एक्शन समझाने के लिए। मृत्युंजय, एक दिन में इतना बड़ा उछाल, 2 दिन में देखें तो 12-13% की तेजी कच्चे तेल में आ गई, क्या बिल्कुल 2 दिन में 12-13% दीप, और इस साल अब तक करीब 35% और 3 महीने में 70%। और 3 महीने का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 3 महीने पहले पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसके बाद बढ़े नहीं है। तो जब पहली बार दाम तो कम बढ़े थे नवंबर में, उसके बाद से 70% की तेजी क्रूड में आ चुकी है और इस दौरान पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होने वाला है 10 तारीख के बाद क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है और कच्चे तेल का मार्केट इसलिए बहुत तेज रफ्तार से ऊपर जा रहा है क्योंकि MCX पर आप देखिए कि 8,400 की नई ऊंचाई को अभी कुछ देर पहले MCX पर क्रूड ने पार किया है। जबरदस्त तेजी है। ब्रेंट का भाव $113 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है और नाइमेक्स क्रूड $111 के ऊपर। मार्केट की नई चिंता क्या है? बाजार की नई चिंता यह है कि अगर रूस और यूक्रेन का मामला और गड़बड़ होता है, हालात और बिगड़ते हैं और रूस से कच्चे तेल की सप्लाई कम होती है तो बाकी देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, क्योंकि रूस से ग्लोबल मार्केट में करीब 80 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई होती है और अगर ईरान से बातचीत हो भी जाती है अमेरिका की तो वो 3-4 लाख बैरल से ज़्यादा की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ये मार्केट की बड़ी चिंता है और यही वजह है कि इस चिंता को अमेरिका और बाकी देश भी समझ रहे हैं और इसलिए डायरेक्ट ऑयल के ऊपर कोई सैंक्शन अब तक नहीं लगा है। लेकिन आशंका इस बात की है कि अगर आगे हालात बिगड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है और इसीलिए कच्चे तेल में बहुत बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ है। दूसरी बड़ी कमोडिटी है गोल्ड, जहां पर MCX पर अभी कुछ देर पहले 52,000 के स्तर को गोल्ड ने पार किया है। बहुत बड़ी तेजी है और गोल्ड के लिए तो बिल्कुल वजह आईने की तरह साफ है, क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। याद कीजिए 2008 की वो मंदी जब निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे, उस दौरान गोल्ड में 30% का रिटर्न मिला था, 30% गोल्ड के दाम बढ़े थे। तो ये तो कहानी हो गई गोल्ड की। मेटल मार्केट, मेटल की सप्लाई को लेकर भी बड़ी चिंता सामने आई है, लिहाजा मेटल में भी एक बड़ी तेजी का माहौल बना है। और मेटल में इस वक्त अगर आप देखें तो कॉपर, जिंक, लेड, निकेल, ये सारे के सारे मेटल ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। एल्युमिनियम रिकॉर्ड स्तर पर है। कॉपर का भाव 5 महीने की ऊंचाई पर है MCX पर। जिंक वायदा 4 महीने की ऊंचाई पर है। निकेल 15 साल की ऊंचाई के आसपास है। तो वहां पर भी सप्लाई कंसर्न साफ मार्केट में दिख रहा है, जिसका इंपैक्ट मार्केट पर है और ये इंपैक्ट अभी रहेगा जब तक यूक्रेन और रूस का मामला नहीं थमता है। तब तक आप ये मान के चलें कि ये तेजी का सेंटीमेंट मार्केट में बना रहेगा। लेकिन हाँ, एक जो बड़ी दिलचस्प बात हुई है वो हुई है एडिबल ऑयल में। पिछला सारा इक्वेशन टूट गया है। आमतौर पर पाम तेल, जिसको सबसे सस्ता तेल माना जाता है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाम तेल सारे तेलों से महंगा हो गया है। सोयाबीन तेल से महंगा, मस्टर्ड ऑयल से महंगा और 7,500 रिंगिट के ऊपर चला गया है पाम तेल, क्योंकि रूस से जिस तरह से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई कम हुई है, घटी है, उसका बड़ा इंपैक्ट पाम पर पड़ा है। लिहाजा इंडियन कंज्यूमर के लिए चिंता वाली बात यही है कि सरकार ने बहुत कोशिश की कि खाने के तेल के दाम को कम किया जाए, ड्यूटी कट की, स्टॉक लिमिट लगाई गई, लेकिन उसका फायदा अभी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद की एक किरण सिर्फ और सिर्फ दिख रही है मस्टर्ड की सप्लाई को लेकर, जहां माना जा रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन इस बार देश में हो रहा है। तो सिर्फ एक वो सप्लाई की वजह से है, बाकी सब चिंता वाली बात। आज जो ओपेक की बैठक है उसमें 2 व्यूज निकल कर आ रहे हैं। एक तो ओपेक जो अपनी चाल पर है वो चलता रहे, राइट। दूसरा व्यू ये कह रहा है कि ओपेक क्यों अभी प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि रूस का सप्लाई तो ऑलरेडी अगर अटकने वाला है तो उनका तो कंपेटिटर बाजार से बाहर निकल गया, तो वो हाई प्राइस और एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसीलिए जो मार्केट में चर्चा चल रही, जो बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट हैं एनर्जी मार्केट के, उनका ये कहना है कि ओपेक अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है, नहीं करेगा। और जो 4 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने का फैसला ओपेक ने पहले भी लिया था, उसी पॉलिसी को भी कंटिन्यू करेगा। ओपेक के ऊपर बहुत दबाव है, अमेरिका का खास करके बहुत दबाव है कि आप उत्पादन ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन जो बात आपने की उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो बिल्कुल आपने जो कहा कि वो ठीक है, ओपेक क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दाम ज्यादा होंगे तो ओपेक को फायदा हो रहा है।
रूस मार्केट से बाहर होगा, इसका फायदा होगा। और तीसरी बड़ी बात, ओपेक चाहता है कि इस पूरे झमेले में ओपेक ना पड़े, क्योंकि अगर अमेरिका के दबाव में आकर ओपेक बढ़ा देता है उत्पादन, तो इसको एक इंडिकेशन माना जाएगा कहीं ओपेक जो सऊदी अरब या बाकी ओपेक के देश हैं, कहीं वो यूएस को फेवर तो नहीं कर रहे हैं। तो रूस से कोई पंगा भी नहीं लेगा और उनका काम भी चल रहा है। बिल्कुल हमें परेशानी होने वाली है। तो नजर रखिए, तेल के दाम तो और तेजी से बढ़ने वाले हैं। एटीएफ के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, इसलिए आप एयरलाइंस पर और ज्यादा दबाव दे रहे हैं। और $13 कमोडिटीज का तो बुरा हाल है इस समय, उसका इंपैक्ट भी हम बाजार में देख रहे हैं। बट इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है एमसीएक्स के शेयर को। एमसीएक्स का स्टॉक देखिए, लंबे समय बाद वायदा कारोबार को एमसीएक्स लीड कर रहा है। यूजुअली काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये काउंटर पर, आज टॉप गेनर है। 7.5% की तेजी के साथ एमसीएक्स इस समय। सचिन जी, कोई राय एमसीएक्स पर? आज इनफैक्ट 1400 तक के लेवल्स इसने छुए थे। क्या ये बाउंस बैक थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है या फिर वापस गिरेगा? दीपांशु, यहाँ पर बाउंस बैक तो काफ़ी शानदार हुआ है एंड मुझे लग रहा है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं करता तब तक जो लो टॉप लो बॉटम या फिर एक बेरिश सीक्वेंस है वो बरकरार रह सकती है। सो आई थिंक आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें तो वहाँ पर भी लगभग 1400 के आसपास एक काफ़ी कॉन्फिडेंट हर्डल नज़र आ रहा है कॉल राइटर्स का। एंड जब तक इस पर्टिकुलर हर्डल से थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर नहीं डेवलप होता तब तक मुझे लग रहा है ये एक रेजिस्टेंस बने रह सकता है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की पोजीशन है तो यहाँ पर सलाह होगी प्रॉफिट बुक करने की। एंड अगर 1400 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट बन जाता है एंड क्लोजिंग थोड़ी सी एस्टैब्लिश अच्छी हो जाती है तो मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि लगभग 1780 के लेवल से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर बरकरार है एंड इसको चेंज होने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे ये एक पुल बैक की तरह ही देखना चाहिए एंड 1400 का रेजिस्टेंस जब तक यहाँ पर कायम है मुझे लग रहा है तब तक अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर रिटेन नहीं करनी चाहिए। अगर इंट्राडे में आपको मुनाफा बन गया है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड पोजीशन से हट जाना चाहिए। 1400 के ऊपर जाए तभी यहां पर आप थोड़ा भरोसा करें। आज जो 1400 का हाई है यही रेजिस्टेंस है, जब तक उसके नीचे है इस मूव पर ज्यादा भरोसा नहीं है। 16500 पर है निफ्टी एग्जैक्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, और बैंक निफ्टी वापस डेज लो पर आ गया है 34,950 के नीचे 1250 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। तो क्या बनानी है इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, आइए जानते हैं अनिल सर के साथ उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी में। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, हाल तो बेहाल हैं। एक तो पहले अमेरिकी फ्यूचर्स की बात कर दूं, तो सुबह हम देख रहे थे 100 पॉइंट्स ऊपर, एक समय में 50 पॉइंट्स ऊपर थे, अब वो 50 पॉइंट्स नीचे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 30 पॉइंट नीचे है। 1/4% की गिरावट आपको सर अमेरिकी फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, 1 से 1.5% नीचे जर्मनी और फ्रांस हैं। यूके के बाजार हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। कच्चा तेल दोनों नाइमेक्स और ब्रेंट $110 पर हैं। गोल्ड भी आपको मजबूत सुबह दिखाता है, रुपए में है कमजोरी। और हमारे बाजार सर गिरावट है इस समय, 16,500 पर है निफ्टी, 280 पॉइंट्स फिसला, और 1200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक पर 34,950 35,000 के बीच में। सर क्या करना है इस समय? देखिए, एक चीज तो साफ है कि भारतीय बाजार ज्यादा कमजोर है। आज जितने संकेत बुरे हैं अमेरिका से, वो उतने ज्यादा नहीं कि हम 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी पर गिर जाएं, 300 पॉइंट निफ्टी पर निकल जाएं, 400 पॉइंट निकल जाए, वैसा है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ इंडेक्स लेवल पर गजब की शॉर्टिंग हुई है। और आज आप देखिए निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में 18 लाख शेयर जुड़े हैं, बैंक निफ्टी में 8 लाख शेयर जुड़े हैं। बैंक निफ्टी में तो पुटकॉल रेशियो 0.6 के नीचे आ गया, तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है। निफ्टी में अभी ओवरसोल्ड के बेहद नजदीक पहुंचा है। या तो फिर यही चीज हो सकती है कि जो भारतीय बाजार देख रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका के फ्यूचर 50-60 पॉइंट ही नीचे दिखा रहे हो, लेकिन अमेरिका में आज फिर एक बड़ा मुश्किल भरा कमजोर सेशन हो सकता है, उसको डिस्काउंट करने की कोशिश पहले कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब जो है वो है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास क्या हो सकता है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब 2 इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला है 16,500, ठीक है। 16,500 के नीचे अगर हम 3 बजे तक ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये मामला मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि 16,500 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए नहीं। 16,500 के पुट पर
लगभग 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, उसके नीचे जाकर टिकने पर मामला खराब हो जाएगा। तो अगर 16,500 हम क्लोजिंग बेसिस पे 3 बजे 5 मिनट तक होल्ड करते हैं तब तो ठीक है उसके ऊपर रहने पर, नहीं तो फिर आपके लिए 16,425 पहला नीचे का टारगेट है, उसके बाद 16,350 तक की जगह खुलती है, वो देखना होगा। ये तो होगी निफ्टी की बात। रिकवर होकर जाएंगे तो 16,600 16,650 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर रिकवरी मिलती है आखिरी मिनटों में तो वहां पर आपको पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। ये बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी में, हम 35,000 के बेहद नजदीक है। बैंक निफ्टी में एक ही समस्या है कि पिछले हफ्ते का लो हम बैंक निफ्टी पर तोड़े हैं, 35,000 के आसपास का ही लो था 34,975 का, उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 3 बजे तक आपको बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ सकती है। और इसकी वजह ये कि 35,000 के पुट पर 18 लाख शेयर है, भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है। और पुट राइटर भले कितनी भी प्रीमियम में अभी पुट बेच रहे हो, कॉल राइटर कितनी भी प्रीमियम में बेच रहे हो, लेकिन एक बार पोजीशन नुकसान में जाने लगे तो इस मार्केट में हर एक की पुट राइटर की चाहे कॉल राइटर की दिक्कत तो रहती है। डर रहता है कि गैप से अचानक से ऊपर नीचे ना हो जाए। तो अगर 35,000 के नीचे रहते तो फिर मामला 34,400 34,600 तक का रास्ता खोल रहा है, जो काफी नीचे का है, तो वो एक रिस्क बन जाती है। ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि भाई 36,400 36,500 तक अगर आए तो वहाँ हल्का करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ओवरऑल जिस तरह के आज ट्रेडिंग सेशन हुई है, भले ही ब्रॉडर मार्केट को देख के डरना लगे, लेकिन इंडाइसेस देख के थोड़ा ऐसा लग रहा है नीचे की रिस्क खुलती हुई दिख रही है। तो थोड़ी पोजीशन मैनेजेबल रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, लिमिट में रखनी चाहिए। अब एक ही रिस्क है और वो ये कि अगर आप पोजीशन कम करते हैं या मंदी करते हैं, अगर डाउ फ्यूचर्स आपको अगर जिस तरह का अभी दिखा रहे हैं वैसे ही प्रदर्शन रात को अमेरिका कर दे तो कल उछल भी सकता है। तो ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रखें किसी भी तरफ उतना बेहतर होगा। बेटर रहेगा क्योंकि बाजार की गिरावट काफ़ी भारी हुई है इस समय। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर स्ट्रैटेजी और इस समय का मूवमेंट समझाने के लिए। तो 16,500 पर है निफ्टी, देखते हैं 3 बजे 3-5 तक ये लेवल होल्ड कर पाता है या नहीं। बैंक निफ्टी स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है, पर इंडिविजुअल ट्रेडिंग आइडियाज़ काफ़ी आ रहे हैं, दोनों तरफ के मौके हैं बाजार में। आइए चार्ट कॉर्नर के लिए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है बंधन बैंक और बंधन बैंक पे है बिकवाली की राय। इसमें एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन, टेक्निकल ब्रेकडाउन प्लस मूविंग एवरेजेस के नीचे इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और तीसरा नेगेटिव क्रॉसओवर है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है। राउंडिंग बॉटम की चर्चा तो हमने खूब की है। राउंडिंग टॉप का ये एग्जांपल है जहां पर ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। 294 रुपए पर 294 पर स्टॉप लॉस रखना है और यहां पर उम्मीद है कि पहला टारगेट 280 रुपए का 280 का फर्स्ट टारगेट होगा और बाद में यह स्टॉक 272 तक भी नीचे फिसल सकता है। बड़ा ब्रेकडाउन बंधन बैंक में आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बड़ा ब्रेकडाउन बंधन बैंक में आते हुए दिख रहा है। अक्रॉस फाइनेंशियल्स आपको भारी बिकवाली इस समय दिख रही है। आइए देखते हैं किरण जी को क्या है पसंद, बिल्कुल उनके लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, बिकवाली की सलाह है जुबिलेंट फूड बेच के चलना चाहिए। हमने इसके पहले 3300 के आसपास सेलिंग की एक रिकमेंडेशन दी थी, उसका टारगेट्स का हासिल होते नजर आ गए। अभी वापस एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूटते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि एक हफ्ते का वक्त देना चाहिए आपको। 2710 2720 के टारगेट्स कैश लेवल्स में देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप ऑप्शन के जरिए अगर करते हैं तो 2800 का पुट ऑप्शन जो कि 140 के आसपास 145 हो गया, 145 से 140 का आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा, 125 का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 180 से लेके 195 के टारगेट्स आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाने चाहिए। तो लेना है जुबिलेंट फूड का 2800 का पुट ऑप्शन। 800 का पुट खरीदें जुबिलेंट फूड, ये है आपके लिए इस समय किरण जी की तरफ से राय। बिकवाली आती हुई दिख रही है, 2710 तक के लेवल्स आपको स्पॉट में इस पर आते हुए दिखेंगे। फिलहाल पुट खरीदकर ट्रेड करने के लिए सलाह। एक बिगुल सचित जी के लिए भी BTSTT। बताएं सर।
दीपांशु, यहाँ पर पाइलअप फ्रंट लाइन काउंटर्स पे ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्फोसिस का पिछले 3 दिन का डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा और दबाव बन सकता है। 1700 के आसपास इसने काफ़ी दिन निकाल दिए हैं। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1655 के आसपास, मुझे लग रहा है वो रीविजिट होना चाहिए एंड उसके नीचे के कोड्स भी बन सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है इन्फोसिस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1710 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1655 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1610 का। बिकवाली करनी है इन्फोसिस के फ्यूचर्स में। ओके, तो इन्फोसिस के फ्यूचर्स पर बिकवाली आ रही है, ये इंटरेस्टिंग है। अब तक लग रहा था कि आईटी शायद थोड़ा डिफेंसिव रुझान दे सकता है। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स आज सुबह पॉजिटिव एक्शन भी दिखा रहे थे, बट अब इन्फोसिस में बड़ी गिरावट के संकेत भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो बिकवाली की राय इन्फोसिस में आ रही है। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब, जिस तरह से गिरावट है सर बाजार में, बड़ा एक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कुछ और फैक्टर्स हैं या ज्यादातर हेडलाइंस पर ही रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इतना बुरा मूड माहौल नहीं है जितना हमारे बाजार गिर रहे हैं। बाजार को काफी चिंताएं हैं वॉर को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, क्रूड की बढ़ोतरी को लेके, डॉलर की स्ट्रेंथनिंग को लेके, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान करने वाले हैं सेंट्रल बैंकर्स को भी। हमारे अभी तक इंटरेस्ट रेट्स को छुआ नहीं गया, हालांकि हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है। कल जो जीएसटी के नंबर्स आए, 1.33 लाख करोड़, वो बहुत अच्छे थे। तो इससे ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि इंडस्ट्री में एक्टिविटी तो बढ़ रही है। पीएमआई के नंबर्स भी ठीक आए हैं, मगर एट द सेम टाइम ये ग्रोथ बरकरार कैसे रहेगी अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होंगे तो, क्योंकि बैलेंस शीट्स हिट होती हैं, बॉटम लाइन्स हिट होती हैं। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगी और अगर क्रूड इसी तरीके से भागता रहा, 120-130 हो गया, तो हमारे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होगा। और इस समय डॉलर भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं बाजार को चिंता में रखे हुए हैं। ऊपर से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वॉर को लेके, वो तो हैं ही, कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी। तो ये डर है प्राइमरीली, और इस डर में हम लोगों को बहुत ही सिलेक्टिव रहना है। मैं बहुत दिन से बोलता आया हूँ कि बिल्कुल आउटराइटली बाइंग नहीं करनी है। बहुत स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछले आई थिंक 2 दिन पहले जब हम मिले थे तो मैंने बेयर क्रॉप साइंस बोला था और BASF बोला था, और वाडीलाल पे बात हुई थी, और 2-4 स्टॉक्स पे चर्चा हुई थी, मेटल स्टॉक्स पे चर्चा हुई थी। तो मुझे अभी भी लगता है जो कमोडिटी और कमोडिटी से के आसपास के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे रहेंगे। जो खाद्यान्न से रिलेटेड, मैंने GAEL बोला था SPL मिड कैप स्टॉक्स में, और आज आप देखिए GAEL कहाँ पर है। तो उन कंपनियों में रहे जो कमोडिटीज़ के आसपास हैं। और मुझे फिलहाल चीनी कंपनियां, जो दिग्गज चीनी कंपनियां हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। धामपुर बलरामपुर जैसी कंपनीज हैं, EID पेरी जैसी कंपनीज हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है, जिनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, उनमें रह सकते हैं। क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, अब फ्लेक्सी फ्यूल की बात जो पहले सिर्फ बातों में थी, अब मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मीटिंग भी की है और गडकरी साहब बहुत क्लियर हैं इस बारे में कि फ्लेक्सी फ्यूल अब भारत में लाया जाएगा। तो इसका सीधा बेनिफिशियरी जो होंगी वो चीनी कंपनियां होंगी। तो अच्छी जो बड़ी चीनी कंपनियां हैं उनमें निवेशित रहें। मुझे लगता है 1 साल की अवधि में ये आराम से 50-60% का रिटर्न आपको देंगे। तो अब शुगर स्टॉक्स पर रखें नजर, और चोपड़ा साहब कमोडिटी स्टॉक्स पर तो लंबे समय से बुलिश हैं। चोपड़ा साहब, एक हिंडाल्को पर फ्रेश कॉल लूंगा सर, क्योंकि बधाई 600 के लेवल्स की जो आपने हिंडाल्को पर बात करी थी वो तो आपको आते हुए दिख गए हैं। अपडेट लूंगा सर आपसे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्क्रीन पर ले आऊं। हमारे कमोडिटी स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन है, बट रशिया के स्टॉक्स देखिए, रशिया के बाजार आज बंद है, पर जो रशियन कंपनीज लंदन में लिस्टेड हैं उसमें आज आप भारी गिरावट देख रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा पिछले 2 दिनों से काफ़ी गिरावट आती हुई दिख रही थी। आज की अगर आप बात करें तो गैसप्रॉम, जो रशिया की ऑयल एंड गैस जायंट है, वो 87% आज लंदन में गिरी है। साथ ही रोजनेफ्ट, अगेन एक और ऑयल एंड गैस जायंट, और जिन्हें एसआर ऑयल का पुरानी डील याद है, रोजनेफ्ट सबको नाम मालूम है, 70% नीचे ये इस समय ट्रेड कर रही है। गैसप्रॉम, रोजनेफ्ट दोनों में ही भारी गिरावट आई है। स्पर बैंक, जिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, 90% नीचे ये है। तो रशिया के बाजार आज बंद हैं, बट ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको लंदन में जो इनके लिस्टेड हैं ADRs, वो इस समय गिरते हुए दिख रहे हैं। साथ ही एक ETF है जो रशिया लिस्टेड स्टॉक्स को ट्रैक करता है, वैनिक रशिया ETF। इस गिरावट से पहले $1.2 बिलियन का ये ETF था।
आधा हो गया है पिछले 5 दिनों में। आज भी अगर आप देखें, 2 दिनों का एक्शन देखें, ये कल शाम का है क्योंकि ये यूएस में ट्रेड होता है तो लाइव रेट्स नहीं है, कल शाम के रेट्स आपके सामने हैं। इसके 24% कल शाम को ये गिरा है और ये 5-7 दिन में जो वॉर का एक्शन है इसमें आधा हो गया है। ये अपनी वैल्यू को लेकर लाइफ लोज पर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल रशिया के बाजार बंद हैं, पर जो अपडेट्स हम दे सकते हैं उनकी कंपनीज के बारे में, बाकी जगहों पर जो ट्रेड हो रहा है वो आपके सामने इस समय आते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी ख़राब स्थिति है जहां तक रशिया और रशिया की लिस्टेड कंपनीज का इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। एक इम्पैक्ट कच्चे तेल पर भी है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले जय के पास चलते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल के लिए। बताएं जय। दीप, HDFC लाइफ का 560 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे 20 रुपए 21 रुपए के रेंज में, 20 से लेकर 21 की रेंज में आप खरीदे HDFC लाइफ का 560 का कॉल। टारगेट्स और बढ़िया निकल के, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया निकल कर आ रहा है, रादर आई वुड पुट इट दैट वे। 14 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाए, 14 रुपए का 6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हुआ। टारगेट ऊपर में जो निकल कर आ रहा है दैट इज 29-29 एंड सेकंड टारगेट जो बदल रहा है वो 34 का। 29-34 ये तो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। जबरदस्त अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इसमें देखने मिल रहा है, 12% प्लस का हुआ है एडिशन। 3 सिग्मा से घुमा है लोअर साइड से अगर आप देखें थी। सो कभी कभी रेयरली ये चीज आपको देखने मिलेगी। और अगर आप देखें तो लास्ट जुलाई 21 से लेकर अभी तक जो भी वीकली एवरेज वॉल्यूम इसका रहा है उसमें हाईएस्ट वीकली एवरेज वॉल्यूम देखने मिल रहा है। इनफैक्ट आज का दिन ही अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो आई थिंक क्लियर कट यहाँ पे जो भी अभी तक सेलिंग देखने मिली थी HDFC लाइफ में, कहीं ना कहीं वहां पे तो पॉज हो चुका फंड साइड से, तो एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव। एंड ऊपर में लगभग 580 से लेकर 595 तक के लेवल हमें स्पॉट में इमीडिएट बेसिस पर देखने मिलने चाहिए, जिसके थ्रू 29-34 के टारगेट्स इसके कॉल ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं। HDFC लाइफ पर खरीदारी करके चले, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं HDFC लाइफ, SBI लाइफ दोनों ही काउंटर्स बाजार के मूड माहौल को सुधारते हुए दिख रहे हैं। वैसे मूड माहौल सुधारने के लिए एक और बड़ी आवाज है तैयार, रोज की तरह 2:45 बजे भसीन साहब के साथ जुड़ते हैं। गुड आफ्टरनून भसीन साहब, आज तो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले हम थोड़ा ज्यादा ही कमजोर हो गए हैं। ये एक दिन की छुट्टी का एडजस्टमेंट है या कुछ और डेवलपमेंट्स है? कैसे देख रहे हैं मार्केट एक्शन को सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो देखिए कुछ FIs का जो रशियन ओवरसीज कोलैटरल है वहां की उस कारण से सेलिंग है। दो इंडियन नथिंग हैज टू डू विद दैट, बट यू सीन रोजनेफ्ट एंड गैसप्रॉम एंड अदर्स गेट अ हिट, सो देयर कुड बी सम FIs व्हिच हैव लिंक्ड टू दैट। बट जैसे मैंने कहा, अगर तेल -$16 नहीं रहा तो 110 भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो दिस इज द टाइम यू शुड बी एक्चुअली पुटिंग योर मनी, बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर दैट this rating downgrade and this type of sanction, in a few days we will see some sort of very very strong reconciliation. दूसरी बात, India is hardly touched because there is panic everywhere. In Hong Kong there is excess COVID, and for us GST is rising, our vengeance spending. तो मुझे इससे अच्छा मौका नहीं है लेने का. Of course you must have the cash because we've been already telling you to accumulate stocks. तो मैं यहाँ यही व्यू दूंगा आपको। मैंने सुबह कल फ्राइडे को भी कहा था, BEL, HAL और नौकरी तीनों आउट परफॉर्म है। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं, एक सुबह की है और 2 आपकी है। जी सर, बताएं सर। तो सुबह की तो मैं रीइटरेट करता हूं, अल्ट्राटेक इज नाउ ट्रेडिंग एट 109 EV पर टन, विच इज द लोएस्ट। 145 वाला है, 109 पर टन आ गया, इससे सस्ता हो ही नहीं सकता अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक में तो बने रहिए और एक्यूमुलेट कीजिए। 95 पे चीपेस्ट इट हैज बीन इन द लास्ट 2 years, और ये दोनों मेरे बाइज हैं। देखिए दीपांशु, यू विल हैव टू अक्यूमुलेट दी स्टॉक्स बिकॉज दीज आर ब्लू चिप्स। ट्रेडिंग के लिए अगर मैं कहूंगा तो यू विल हैव टू कीप लिटिल स्टॉप लॉसेस विच आर फार अवे। सो कीप अ 2% स्टॉप लॉस ऑन अल्ट्राटेक एंड अंबुजा, लुक फॉर अ 5% अपसाइड। माय थर्ड बाय वुड बी, which I think will be the biggest beneficiary, local bank Bandhan Bank. Bandhan Bank cost of money is low और उसका USSR या और कहीं से कोई लेन देन नहीं। लोकल स्पेंडिंग इज पिकिंग अप। उसके जो रिटेल सेल्स है आफ्टर द न्यू एडवेंट ऑफ सम पीपल फ्रॉम इंडस बैंक इज गोइंग टू शो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो द रिस्क रिवॉर्ड एट 288 इज वेरी फेवरेबल टू बाय बंधन। स्टॉप लॉस ऑफ 282, टारगेट ऑफ 320।
ये हैं भसीन साहब की तरफ से। थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर भी आप इस पर रखिए नजर। बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहे हैं बंधन बैंक, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। फिलहाल ऑफ कोर्स बाजार की कमजोरी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट बाउंस बैक भी दिख रहा है भसीन साहब को इन पर। तो एक्शन है इस समय। और बैंकिंग शेयर्स थोड़ा रिकवरी के आसार में, थोड़ा मतलब हल्की रिकवरी, 100 पॉइंट रिकवर हुआ है, 34,950 से 35,050 पर आया बैंक निफ्टी। और निफ्टी पर भी 30-40 पॉइंट्स की आपने हल्की फुल्की रिकवरी देखी है, बट गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम एनालिसिस स्ट्रैटेजी ले रहे थे तो 50 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, फिलहाल देखें तो 60 पॉइंट ऊपर है, तो लगभग 100-125 अंकों की रिकवरी यहाँ पर आपको आती हुई दिखी है। बट तेजी है कच्चे तेल में, और जिस तरह से तेल के दाम बड़ी छलांग लगा रहे हैं, आगे जाकर क्या एक्शन रहेगा, कहां पर आएगा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट तो हम सबको मालूम है, सबसे पहले हमारी जेब पर ही आने वाला है, बट इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कहां पर हो सकता है, ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो जेब में पैसे बचे तो इन स्टॉक्स को खरीदेंगे। अगर पेट्रोल देखते पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ने शुरू हो गए तो नहीं बचेंगे। लेकिन हाँ, पॉजिटिव इंपैक्ट जिन पे आता है वो है अपस्ट्रीम कंपनी। जैसे हम लगातार बताते जा रहे हैं कि जब जब कच्चे तेल में उछाल आता है तो तब ये जो अपस्ट्रीम कंपनीज है ना, इनको फायदा होता है। खासकर दो कंपनीज को आप अपने रडार पे रखेगा, ऑयल इंडिया और ONGC। सबसे ज़्यादा अगर फायदा किसी को होता है तो वो इनको होता है। $1 भी अगर कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो इन कंपनियों के EPS में 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी होती है। और ONGC को तो करीब 4,000 करोड़ के आसपास का सालाना, और ऑयल इंडिया को करीब 500 करोड़ के आसपास का सालाना फ़ायदा होता है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इनको भी फ़ायदा होता है। वहीं गेल और पेट्रोनेट LNG, क्योंकि इंपोर्ट करती है ये LNG, और जब जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं इनके भी बढ़ते हैं, तो इनको भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ ऑयल से रिलेटेड कंपनीज है ना जिनको बड़ा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज अगर आप देखेंगे तो उनको भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है कच्चे तेल में बढ़ोतरी का होता है। क्योंकि देखिए, या तो ये खुद एक्सप्लोरेशन करे खुद के लिए, या तो ये किसी और के लिए एक्सप्लोरेशन करे। जो भी एक्सप्लोरेशन करती है उसका बड़ा फ़ायदा जो है इन कंपनियों को मिलता है। तो उसके चलते आपको कुछ कंपनीज जैसे कि सेलान एक्सप्लोरेशन है, जिंदल ड्रिलिंग है, HOEC है, इन कंपनीज पे नज़र रखनी है, क्योंकि इनको इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और देखिए, एक तो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन होता है और एक ऑनशोर होता है। ऑनशोर तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करती है उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसके लिए सेलान एक्सप्लोरेशन जैसी कंपनी जो है आपको अपने रडार पर रखना है। इसके अलावा ऑर्डर में बढ़ोतरी होती है। काफ़ी सारी ड्रिलिंग कंपनीज है जिनको फ़ायदा होता है, जैसे कि यूनाइटेड ड्रिलिंग आप ले लीजिए, एशियन एनर्जी सर्विसेज को ले लीजिए। और इसके अलावा उनको कहीं ना कहीं ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ऑयल एंड गैस कंपनीज बढ़े हुए दाम पे अपने ऑयल एंड गैस बेचेंगे तो जाहिर सी बात है इनके कैश फ्लो जो है वो सुधरेंगे, और उसके चलते ओवरऑल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो केपेक्स बढ़ता है। और इंजीनियर्स इंडिया ले लीजिए, यूनाइटेड ड्रिलिंग ले लीजिए, एशियन एनर्जी ले लीजिए, कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज में है, कुछ ऑयल एंड गैस सर्विसेज में जो काम होता है उसके लिए इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। तो इन कंपनीज को एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और इन कंपनीज की ऑर्डर बुक जो है वो सीधे सीधे ऑयल एंड गैस कंपनियों पे निर्भर है। आप यूनाइटेड ड्रिलिंग को देख लीजिए, इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है ONGC, गेल, रिलायंस, एशियन एनर्जी के वेदांता, ONGC, ऑयल इंडिया। तो इसी टाइप की कंपनीज को काफ़ी बड़ा फायदा होता है। तो इन कंपनीज को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए इस समय कच्चे तेल और कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होगा। इनफैक्ट ये जो ड्रिलिंग स्टॉक्स के बारे में वरुण बता रहे हैं वो सुबह से एक्शन में भी हैं। HOEC दे लीजिए, एशियन ऑयल सर्विसेज ले लीजिए, सेलान एक्सप्लोरेशन, जिंदाल ड्रिलिंग, ये सारे के सारे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस समय दिखा रहे हैं। ONGC एंड गेल, ऑयल इंडिया ऑफ कोर्स, यहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए स्पेशल पिक पर। और यूजुअली हम बैक टू बैक बिगुल लेते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से जब उनकी कॉल्स आती हैं, बट क्योंकि स्पेशल पिक का एक बिगुल है, बट बैक टू बैक कॉल इसी पर आ रही हैं हिमांशु जी की तरफ से, जिनका स्वागत करेंगे, और साथ ही राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। तो बिगुल स्पेशल पिक का थे हिमांशु जी, इसलिए हिमांशु जी आपसे करेंगे शुरुआत। बताएं स्पेशल पिक। थैंक यू वेरी मच दीपांशु जी, कनेक्ट करने के लिए और स्पेशल पिक के लिए ये मुझको स्पेस देने के लिए। देखिए, क्लियरली मेटल्स में जिस तरह की स्ट्रेंथ है वो काबिल तारीफ है, और ये जो खरीदारी हो रही है ये सिर्फ एक मोमेंटम बाइंग नहीं है, ये काफी सस्टेन्ड बाइंग है और काफी हैवी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। हमने देखा कि हिंडाल्को, नेशनल एल्युमिनियम, सभी में बहुत अच्छी तेजी बनी। अब जो स्टॉक मुझे लगता है अगला ब्रेकआउट के लिए तैयार है वो है हिंदुस्तान जिंक, हिंद जिंक। लगभग 340 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दीपांशु जी। और अगर आप इसका टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो काफी हफ्तों की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि शायद पिछले एक साल के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आज इस स्टॉक में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है।
और मोर इम्पोर्टेंटली इस ब्रेकआउट के साथ जैसे ही स्टॉक ने 335 336 के लेवल निकाले हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक साइकिल बनता हुआ शायद हो सकता था, वो नेगेट होता हुआ नजर आया। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आते हुए नजर आएगा। हम सभी जानते हैं दीपांशु, ये स्टॉक इस देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेटल और माइनिंग का प्लेयर है। लगभग 77% यहाँ पर जिंक, लेड और सिल्वर का जो यहाँ पर माइनिंग और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इस कंपनी के पास है। तो अगर मेटल्स में तेजी है तो ये एक स्टॉक है जो अनडाउटेडली सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। मुझे लगता है इस टेक्निकल सेटअप, इस टेक्निकल ब्रेकआउट को मिस नहीं करना चाहिए। 365 रुपए का बहुत शॉर्ट टर्म 2 से 3 दिनों के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। 330 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ हिंदुस्तान जिंक मेरी तरफ से एक स्पेशल पिक है जिसमें खरीदारी की राय है। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक पर खरीदारी करनी है स्पेशल पिक के तौर पर। हिमांशु जी को है पसंद। राकेश जी, कुणाल जी, आप भी बताएं सर, आपको भी पसंद आ रहा है? कौन से लेवल्स रखने हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर? देखिए दीपांशु, हिंदुस्तान जिंक में एक बड़ा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया है और ये पूरे पंच धातु सारे प्रकार के मेटल्स बनाता है और मेटल्स में हम देख रहे हैं तूफानी तेजी विश्व भर में देखने को मिल रही है। तो हिंद जिंक में जो ब्रेकआउट हुआ है इसके चलते हमारी खरीदारी की राय है। लेवल्स कमोवेश वही है जो हिमांशु जी ने अभी मेंशन किए। पहला टारगेट है 368 रुपए के आसपास पहला टारगेट होना चाहिए, उसके ऊपर भी जाने की इसमें पूरी ताकत दिखती है। ओवर टू राकेश जी। देखिए दीपांशु, पूरा मेटल स्पेस रैली ले रहा है और हिंदुस्तान जिंक की चर्चा नहीं होती है, आज ही चर्चा हो रही है। तो मेरे लिए और कुणाल जी के लिए तो ये जोकर इन दी मेटल पैक है, एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल अपमूव दिखाने को तैयार है। तो जो पहले टारगेट्स तो वही हैं 366 के, जिसकी अभी चर्चा हो रही है। हमारा स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 326 का है, बट इसको आप बाय एंड होल्ड करते हैं तो 6 से 8 महीने में 450 के लेवल्स हिंदुस्तान जिंक दिखाएगा, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। बाय एंड होल्ड की राय है हिंदुस्तान जिंक की। और दीपांशु, इसके साथ साथ इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 312 315 रुपए के अराउंड 2-3 बार 10 की कमाई में भी रिकमेंड किया हुआ है। बिल्कुल, तो 10 की कमाई का भी रिकमेंडेशन है, वहां से भी देखिए अच्छी गेंस आ गई हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 368 जो कुणाल जी बात कर रहे थे वहां पर आप रख सकते हैं नजर, बट पोजिशनल बेसिस पर अगर आप रखेंगे तो यहां से 100 रुपए की तेजी इसमें गारंटीड है। 450 के पोजिशनल टारगेट्स भी इस पर आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक ये है बड़े एक्शन में। एज से एक और मेटल काउंटर जो पसंद आया है चोपड़ा साहब को और उनके टारगेट्स भी हिट हुए हैं, उनसे अभी मैं अपडेट लेता हूं। उससे पहले सुमित जी हैं हमारे साथ तैयार, कल जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन बताने के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मुझे लगता है कि मार्केट्स के अंदर एक अच्छा आज सेल ऑफ देखने को मिला है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे स्टेबल और कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए मेरे को लग रहा है कि कॉल में एक कॉन्ट्राबेट लेके चलना चाहिए। मार्केट्स के ऊपर जो गिरावट है उसमें बाय करके व्यू लेके चलना चाहिए और ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे 16,550 का कॉल जो कि अभी 120-124 के बीच में ट्रेड कर रहा है, 16,550 का कॉल निफ्टी का अभी यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैं बता रहा हूँ वो लगा के रखें क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस में प्रीमियम हाई है और एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते वो लोग ट्रेड ना करें, जो लगा सकते हैं वो ही ट्रेड करें। 75 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 16,550 के कॉल के अंदर, ऊपर के अंदर 175 रुपए से लेके 200 रुपए तक के टारगेट 16,550 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 16,600 प्लस के लेवल अगर देखने को मिले तो ये टारगेट्स ऊपर में अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें 16,550 का कॉल, 75 का एसएल, 175 से 200 का टारगेट। स्पॉट पर लेवल्स क्या देख रहे हैं सुमित जी? 16,600 तक लग रहा है इमीडिएट ऊपर में देखने को मिलना चाहिए और 16,600 का लेवल टूटा तो फिर एक अच्छा बाउंस कल ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर फिर देखने को मिलेगा। नीचे में इंट्राडे में जो सपोर्ट बन रहा है 16,450 से 16,500 के आसपास का बन रहा है, तो थोड़ा भी यहाँ से 30 से 50 पॉइंट का अपर अपसाइड मूव आया अगले आधे घंटे में तो फिर कल एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए इस समय सुमित जी की तरफ से। निफ्टी पर एक कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है, 16,550 की कॉल खरीद कर जाइए 134 के लेवल पर, 175 से 200 के टारगेट, 16,600 तक एक बाउंस बैक बाजार आपको दिखा सकते हैं। होल्ड कर रहा है 16,500 का लेवल। पिछले कुछ 15-20 मिनटों में ज़्यादा आपने यहाँ पर मूवमेंट नहीं बनते हुए देखा है, बट मूवमेंट बना है हिंडाल्को में। और चोपड़ा साहब, इस पर आपसे अपडेट तो लेना ही है सर। बढ़िया कॉल रही है आपकी हिंडाल्को को लेकर, आज भी 4% ऊपर है और जो 400 के करीब आपने यहाँ पर कॉल दी थी आज देखिए 600 का लेवल, तो 50% की तेजी 3 महीनों में आ गई है हिंडाल्को में। अब बताएं क्या करना है सर इसमें? दीप, मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा, मेरा पहला जो एंट्री लेवल था वो 273 रुपए था और उसके बाद मैं बार बार बोलता रहा
और 400 पे भी बोला मैं, तो हर लेवल पे बोलता रहा, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर गिरावट मिलती है हिंडाल्को में, यहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से भी संभावना है कि 1000 जा सकता है। इसका कारण ये है कि कोल्ड रोल्ड स्टील में जो रोल्ड एल्यूमिनियम में बहुत अच्छा काम करता है। जो नोवेलिस कंपनी है इसकी, जो यूरोप में है, वो प्राइमरली जितनी भी ईवीज बन रही हैं उसके लिए ये एल्यूमिनियम शीट प्रोवाइड करता है। दूसरा जो कैंस हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, उसके लिए एल्यूमिनियम मुहैया कराता है। और भारत में भी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है ईवीज की और दूसरी चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को बहुत ही अच्छा बेट है। अभी भी यहाँ से भी लॉन्ग टर्म बेट है, मगर थोड़ा सा गिरावट में लीजिए तो बेहतर होगा। मिलेगी गिरावट थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल यहाँ से भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम का, खास करके अनिल जी का, जो कि उन्होंने विश्वास रखा कि ये टारगेट जरूर आएगा। और अभी भी मैं कहता हूँ कि यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकता है स्टॉक, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। जो ग्लोबल कमोडिटीज़ का सेटअप है इस समय बहुत पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, अभी चर्चा हो रही थी हिंदुस्तान जिंक की, वेदांता की। मैंने वेदांता के ऊपर भी 450 का टारगेट दिया था जब ये करीब करीब 298 में था। तो मेटल्स में मैं अच्छा खासा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी जो निवेशक हैं कमोडिटीज़ और कमोडिटीज़ के आसपास रहेंगे तो बिल्कुल पैसा नहीं टूटेगा। और हमारे निवेशकों ने, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है मेटल्स में, और ये सेफ बेट है। कभी मार्केट में गिरावट हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार वॉलेटिलिटी होती है। और इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी कंपनी अभी 90 रुपये दिखा के गई थी, तो बिल्कुल नहीं घबराना। मुझे लगता है सेल जैसा स्टॉक भी 140-150 दोबारा आ सकता है, और जल्दी आएगा। तो 50% की रैली सेल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं चोपड़ा साहब। हिंडाल्को पर तो उनके ज़बरदस्त व्यू रहा और टारगेट्स भी आपको आते हुए दिख रहे हैं, और बाकी कमोडिटी लिंक्ड प्लेस पर भी आपको रखनी है नज़र। टाटा मेटालिक्स एक और काउंटर है, देखिए बढ़िया तेज़ी इस पर बन रही है, 13.5% का उछाल टाटा मेटालिक्स के चार्ट पर इस समय आपको दिख रहा है। तो कैश स्पेस पर भी रखिए नज़र। कुछ स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान जिंक पर तो अभी अभी ऑफकोर्स हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको राय आती हुई दिखी थी, ये भी बढ़िया मूव आपको दिखा रहा है। सरप्राइजिंगली KEI इंडस्ट्रीज, इस पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, और इनफैक्ट 6% ऊपर KEI का चार्ट इस समय दिख रहा है। जय, जरा KEI का चार्ट देखें, इसमें क्या चल रहा है? बिल्कुल सही कहा दीप आपने, इसमें तो आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो काफी ओवरसोल्ड हो चुका था इसका मोमेंटम, जिसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दीपांशु देखने मिल रहा है, और एक डबल बॉटम पैटर्न जो फॉर्म हुई है उसका ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिल रहा है। 1050 के आसपास जहां पे ये ट्रेड कर रहा है, वहीं पे एक ब्रेकआउट पॉइंट है 1050 पे दीप। एंड ये जो रेंज इसकी पहले बनी हुई थी वो 950 से 1050 की थी, उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो हमें लगभग 1150 से लेके 1220 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं दीप। बट देन 1150 इज वेरी मच लाइकली अबाउट 1050 ऑन KEI। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो अच्छा है। नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1020 का एक सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे, देयर आफ्टर 1000 का भी सपोर्ट है। तो सपोर्ट लेवल्स नजदीक में है, टारगेट 1150 से लेके 1220 के निकल कर आ रहे हैं। पॉजिटिव हो चुका है मोमेंटम, यहाँ पे तेजी देखने मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहाँ तक KEI इंडस्ट्रीज का सवाल है। देखते हैं यहाँ से किस तरह की तेज़ी इस पर आपको आती हुई दिखेगी। बट कैश के कुछ स्टॉक्स हैं जो डेफिनेटली आपके रेडार पर होने चाहिए, और आज अच्छी मूव्स इन सभी काउंटर्स में आपको आती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक माइंड यू अब और फ्रेश मूव दिखा रहा है, पिछले कुछ मिनटों में और तेज़ी से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। GMDC ये भी एक और काउंटर है जहाँ पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुबह से ये एक्टिव था, फिर थोड़ा फिसला भी, अब वापस GMDC एक स्पाइक आपको दिखा रहा है। सचिन जी, GMDC का चार्ट जरा देखें। दीपांशु, रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल रहा है काउंटर। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके से इसने 128 130 के आसपास एक फ्लोर मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन ही करनी चाहिए जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं होता तब तक। सो स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है 155 के आसपास के एक बार स्विंग बने थे वो वापस रिविजिट हो सकते हैं, एंड कहीं पर भी मेजर चेंजेस नहीं है, तो एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में फिलहाल स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। सो 130 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है पोजीशन अपनी रिटेन ही करनी चाहिए, एंड जैसे ही स्टॉक वापस अपने लाइफ हाइज के नज़दीक पहुंच जाता है 150 152 के आसपास,
मुझे लग रहा है पोजीशंस वहाँ पर रिव्यू करनी चाहिए, बट फिलहाल एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स मेंटेन करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स मेंटेन करें इस पर। इस बीच तेजी से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं बाजार इस समय, और डाउ फ्यूचर्स को एक बार पुल अप करिए क्योंकि वहां पर बड़ा तेज एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। 175 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, अभी थोड़ी देर पहले 50 पॉइंट नीचे थे, तो शार्प रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आपको आती हुई दिख रही है। शार्प रिकवरी हमारे बाजार में भी आती हुई दिख रही है। निफ्टी अब 16,560 पर आ गया है, तो पिछले कुछ मिनटों में करीब 75 पॉइंट्स की रिकवरी है। बैंक निफ्टी पर 200 पॉइंट्स की रिकवरी आपको इस समय आती हुई दिख रही है निचले स्तरों से। एक्सिस बैंक यहां पर अच्छी रिकवरी हुई, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। एसबीआई निचले स्तरों से रिकवर होते हुए आपको दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक पर भी निचले स्तरों से आधे 1% की रिकवरी आई है। इसके साथ ही अब हिंडाल्को तो मूव कर ही रहा है। टाटा स्टील में अच्छी अपमूव है। एलएनटी निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर करते हुए आपको दिख रहा है। तो निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी बाजार में इस समय बनती हुई दिख रही है। अब देखते हैं इस रिकवरी का किस तरह का एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको मूवमेंट आ रही है। इनफैक्ट कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं जहाँ तक रशिया यूक्रेन विवाद का सवाल है, उसकी वजह से भी बाजार को थोड़ा थोड़ा सहारा मिलते हुए दिख रहा है। इस समय यही बात है, रशिया का कहना है कि आज बात करने के लिए तैयार हैं। जो एक बाजार में स्पेकुलेशन चल रहा था कि शायद आज दोनों देशों के बीच में फिर से बातचीत हो सकती है, रशिया अपनी तरफ से कह रहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, बट देखना पड़ेगा कि यूक्रेन का क्या कहना है। तो उससे थोड़ा हमारे बाजार के रेट्स आप पुलअप करिए, उसमें से थोड़ा आपको रिकवरी के आसार आ रहे हैं कि बातचीत के लिए रशिया कह रहा है, पर रशिया ये भी कह रहा है कि सैंक्शंस के लिए ये तैयार हैं। यानी कि जितने लंबे सैंक्शंस आप लगा रहे हैं रशिया को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तैयार हैं। बट ये भी कह रहा है कि अगर ज़्यादा और सैंक्शंस बढ़ती हैं तो हम उस पर दोबारा सोच विचार भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, दोनों तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक तरह से रशिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने की भी कोशिश कर रहा है, पर दूसरी तरह से ये भी कह रहा है कि सैंक्शंस को झेलने के लिए कुछ और अगर मेजर्स लेने पड़े तो वो भी ये ले सकते हैं। इसलिए आप देखिए बाजार में एक्शन बन रहा है काफ़ी ज़्यादा। रिकवरी है और बढ़िया रिकवरी के आसार उसको आपके लिए इस समय आते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को टाटा स्टील तो ऑफकोर्स मूव कर ही रहे हैं, बट एक्सिस बैंक पर निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आई है। सुमित जी भी है हमारे साथ। सुमित जी, जरा एक्सिस बैंक का चार्ट देखें, निचले स्तरों से ये काफी शार्पली रिकवर हो रहा है बाकी बैंक्स के मुकाबले। जो देखिए बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक के अंदर अगर आज क्लोजिंग अच्छी आ जाती है तो फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 750 का लेवल टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव एक्सिस बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और दीपांशु, थोड़ी देर पहले जो कॉन्ट्रा कॉल दिया था वो ऑलमोस्ट अभी टारगेट के पास है, 16,550 वाला कॉल। अब देखिए ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का रिकवरी 15 मिनट के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। तो 16,600 का लेवल टूटने दीजिए, फिर जो मैंने एक्सपायरी का ऑप्शन दिया है वो एक मस्त मूव देगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपसे नेक्स्ट सवाल वही लेने वाला था कि आपकी जो कॉल रही निफ्टी पर खरीदने की, बढ़िया टाइम किया आपने सुमित जी उसको। और देखिए आपके मेंशन्ड लेवल से 50 पॉइंट की रिकवरी आपको बाजार में आती हुई दिखी है। तो अच्छा एक्शन सुमित जी की कॉल के बाद आते हुए दिख रहा है। बैंक्स लीड कर रहे हैं और आइए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी ली जाए इस रिकवरी में, कहां पर एक्शन बनते हुए दिख सकता है। किरण जी के पास चलते हैं, किरण के कमाल के लिए। बताएं सर। दीप, आपने परफेक्ट स्पॉट किया था एक्सिस बैंक, यही मेरा भी कॉल है। मेरा मानना है कि एक्सिस बैंक में 760 765 के लेवल्स कल सवेरे पहले आधे घंटे में देखने को मिल जाने चाहिए। इस लॉन्ग ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 740 का, और ये कॉल ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का 740 का कॉल जो कि अभी 32 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 29 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए 40 42 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल सवेरे फर्स्ट हाफ। ओके, तो 40-42 के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर स्पॉट के लेवल्स देखें तो 760 765 के लेवल, 740 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 760 765 के लेवल्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके जाएं। किरण जी की तरफ से ये व्यू आ रहा है। इंडसइंड बैंक पर भी निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है, ये भी बाउंस बैक कर रहा है। अब ये बाउंस बैक में फिर से बाजार फिसलेंगे या नहीं, सिर्फ हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है, तो थोड़े जो पॉजिटिव कॉमेंट्स आए हैं या फिर रिलेटिवली पॉजिटिव कॉमेंट जो बाजार इस समय देख रहा है उस पर एक शार्प रिएक्शन बाजार में बन रहा है और ये सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। एसबीआई भी नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ, एचडीएफसी बैंक में भी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आपने बनती हुई देखी है। तो एक्शन भरा बाजार इस समय और खबर के दम पर
थोड़ी और बढ़िया मूव दिखा रहा है। शायद आज रात बातचीत हो, यूक्रेन का इस पर रिस्पॉन्स आना बाकी है। रशिया कह रहा है कि हमने यहाँ पर करी है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है जो इस समय आती हुई दिख रही है जहाँ तक बाजार की बात है कि हम अपने आप को इतना नुकसान नहीं करेंगे, ये हमें भी मालूम है। रशिया के जो इस समय कमेंट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एडमिशन है कि सैंक्शंस का इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि सैंक्शंस और बढ़ाई जाएं, ऐसा कहने की जो बात है उसका आप इम्पैक्ट इस समय बाजार में देख रहे हैं। चलिए, जो ये रशिया के विवाद चल रहा है, कुछ खबरें आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि शायद ग्लोबल फंड्स की तरफ से थोड़ी रीबैलेंसिंग हो सकती है। अब असल में ऐसी रीबैलेंसिंग होगी या नहीं ये इंटरेस्टिंग है, बट अगर रीबैलेंसिंग होती है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये जानना ज़रूरी है। आइए देवांशी हमारे साथ बताने के लिए क्या होगा इसका इम्पैक्ट। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से तनाव बढ़ते हुए दिखे और दूसरी तरफ रशिया ने एफआईएस की जो सेलिंग है अपने सिक्योरिटीज़ में उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसके बाद आप देखिए जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि MSCI इंडेक्स और FTSE इंडेक्स, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे जिस तरह से केसेस बनते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी टेंशन्स बनती हुई दिख रही हैं और जिस तरह से सिक्योरिटी के प्राइजेस गिरते हुए दिख रहे हैं, प्रतिबंध लग रहे हैं सेलिंग पर, इसी के चलते MSCI इंडेक्स का ये कहना है कि रशिया इंडेक्स को वो एक स्पेशली ट्रीट करते हुए दिखेंगे। लेकिन आज तक उनका और इस वीक के एंड से पहले FTSE और साथ ही MSCI इंडेक्स, इन दोनों का एक जो जवाब है वो आता हुआ दिखेगा कि रशिया को इस इंडेक्स में शामिल रखना है या फिर रशिया की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो उनको MSCI की जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है और जो FTSE है वहाँ से बाहर हटा सकते हैं। अब आप देखिए ये चांसेस केवल बनते हुए दिख रहे हैं कि रशियन जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इन दोनों इंडेक्स से बाहर किया जा सकता है। अगर बाहर करते हैं तो कई सारे ब्रोकिंग हाउसेस हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो फ़ायदा है वो बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप देखिए फिलहाल अगर आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स या MSCI स्टैंडर्ड या स्मॉल कैप इंडेक्स में टोटल इनका जो वेटेज है रशियन इंडेक्स का वो करीब 2.3% के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। अगर वो बाहर हो जाता है तो थोड़ी सी रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी। जिन देशों को फ़ायदा होने की बात हो रही है वो चीन है, ताइवान है, इंडिया है और कोरिया है, और माना जा रहा है कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स के जो इनफ्लोज हैं वो भारत में आते हुए दिखेंगे। और अगर आउटफ्लोज होते हैं रूस से तो करीब $16 बिलियन तक की बिकवाली हो सकती है रशियन सिक्योरिटीज़ से, और ये जो इनफ्लोज हैं वो शायद इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकते हैं। और भारत को जो इसका फ़ायदा है वो करीब $600 मिलियन से लेके $2.4 बिलियन तक होने की बात की जा रही है। लेकिन ये केवल एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर आते हैं इनफ्लोज तो जाहिर है कि जितने भी हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इन्फोसिस है, HDFC, ICICI बैंक, TCS जैसी कंपनीज़ हैं, उनमें आ सकते हैं। तो अगर ये रीबैलेंसिंग होती है तो इंडिया को भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, वेटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो वेटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है, वैसे तो 2.5% का ही 2.5% है, और ये काफ़ी डिबेटेबल हो जाता है कि क्या इस तरह से किसी इंडेक्स को बाहर हटा दिया जा, इंडेक्स में से किसी कंट्री की सिक्योरिटीज़ को बाहर निकाला जा सकता है, या फिर क्या निकालने के बाद कोई दूसरी कंट्री को इसका फ़ायदा होगा या नहीं, ये थोड़ा डिबेटेबल है। लेकिन फिलहाल ब्रोकिंग हाउसेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हुआ तो फिर है कि ये इंडिया के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। कब तक डिसीजन लेंगे? माना जा रहा है कि इस वीकेंड से पहले, यानी कि फ्राइडे इवनिंग तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या उनका स्टैंड है ये बता दिया जाएगा। ये बता दिया जाएगा। बाजार खुले या नहीं, ये एग्जिट कर पाएंगे या नहीं अपनी होल्डिंग्स, वो भी एक सवाल बनता है। ऑफ कोर्स अगर रीबैलेंसिंग या फिर इंडेक्स को बाहर निकाला जाता है, बट डेफिनेटली समथिंग टू कीप ट्रैक ऑफ जहां तक इस डेवलपमेंट का बात है। आइए कुछ और कॉल्स हैं तैयार, पहले चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, एक क्लासिकल ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न आर्ली चार्ट्स पे उभरता नजर आ रहा है। बाय करना है ABFRL मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली बाय करना चाहिए। 266.50 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कल के लिए पहला टारगेट 280, और मेरा मानना है कि अगर 280 के ऊपर की क्लोजिंग कल परसों में मिलती है तो 295 के टारगेट्स आपको आते हफ्ते डेढ़ हफ्ते में देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है ये काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। मेरा मानना है ये बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी सी रिस्क है, बड़े टारगेट्स है। छोटी सी रिस्क और टारगेट बड़ा। AB फैशन, इस पर आपको करनी है खरीदारी। देखते हैं सचिन जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए BTSTT।
बताएं सर। दिपांशु, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है, मैंने बिगुल की रिक्वेस्ट नहीं की थी। ओ माफ कीजिएगा सचिन जी, सुमित जी की तरफ से एक कॉल है तैयार, तो आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, थोड़ा सा टाइम लग गया आने में, स्टॉक मेरा भाग गया है, तो मैं थोड़ी देर में दूसरा स्टॉक ढूंढ के वापस से बिगुल बजवाता हूं। दोबारा आएंगे सुमित जी के पास, तब तक कैश का ऑप्शन जय के पास। बताएं जय। 261 रुपए पर खरीदे, 16,750 का कॉल। निफ्टी का 10 मार्च की एक्सपायरी का 261 पर खरीदे, 10 मार्च की एक्सपायरी का 16,750 का कॉल। निफ्टी का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 202 पर। सो लगभग 61 पॉइंट के आसपास का आपका रिस्क होगा। डेफिनेटली वोलेटिलिटी काफी है दीप, एंड ये ट्रेड भी जो है वो हाई रिस्क ट्रेडर्स को ही लेना, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि ओवरनाइट वोलेटिलिटी भी काफी रह रही है। बट देन दीप जो डेटा शेप अप हो रहा है अब, वो मैं आपको जो बता रहा था, एक रेंज थी 16,300 से लेकर 16,800 की, वो रेंज अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। 16,300 वाली जो है वो 16,500 पर हो गया। अब 16,500 एज पर दी ऑप्शंस डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16,500 ही अगर होल्ड कर जाता है तो आपको फिर से रिविजिट होते हुए नजर आएगा अपर एंड ऑफ द रेंज, दैट इज 16,750 800, इसलिए वो वाली स्ट्राइक चूज की है 16,750 वाली। 16,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल अब इमीडिएट बेसिस पर दीप हो गया, विच इज जस्ट 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर ऑन डाउन साइड। अगर वो होल्ड कर जाता है ठीक है, अगर वो ब्रेक करता है दीप तो पहला ही इंडिकेशन होगा कि 16,300 एंड उसके नीचे के लेवल्स भी ब्रेक होंगे। सो नाउ वन डिड नॉट वेट फॉर 16,300, 16,500 एक लेवल निकल कर आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो सिंस 100 पॉइंट वो रेंज नीचे की तरफ आ रही है और 150 से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ आ रही है। सो कॉल ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। 261 पर खरीदे, 202 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो ऊपर में पहला निकल कर आ रहा है दीप, दैट इज 311। पहला टारगेट 311 का है, दूसरा टारगेट जो है वो 334 का है। सो 334 दूसरा टारगेट रहेगा। 311 334 के टारगेट्स के लिए निफ्टी का 16,650 का 750 का कॉल खरीदे 10 मार्च की एक्सपायरी का। ओके, तो यह है आपके लिए निफ्टी अगले हफ्ते, ना कि कल की एक्सपायरी का 16,750 का कॉल खरीद कर जाना है। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। बाय करके जाना है बीटीएसटी में। जीएनएफसी 577 578 का करंट भाव है, एक क्लियर ब्रेकआउट है। मुझे लगता है ये 600 तक जाने के लिए तैयार है। ये लेवल पे बाय करें, 576 आता है तो ऐड करें। 571 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट 600 का होना चाहिए। टाइम फ्रेम आज और कल का। एनएफसी पर आपको रखनी है नज़र, बढ़िया एक्शन इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। आज मुदित जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, 575 के उन्होंने दिए थे लेवल्स जो हिट होते हुए इस पर दिख रहे हैं। आखिरी कॉल था आज ओपनिंग शो का मुदित जी का, 575 का टारगेट जो हिट हो गया। अब 600 के लेवल्स वागले साहब की तरफ से। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। सुमित जी कॉल भी बताएं और फिर जो निफ्टी का कॉल खरीदना था उस पर भी अपडेट दें। बिल्कुल, अच्छा किया आपने पूछ लिया। तो सबसे पहले तो मुहूर लगाइए, निफ्टी का जो कॉल दिया था उसका टारगेट हिट हुआ है 175 का, और अभी 179 180 चल रहा है। तो इसका 175 का टारगेट हिट का मुहूर लगा दीजिए, जो कि 20 मिनट के अंदर एक्सपायरी का ऑप्शन में देखने को मिला है। अब उसके बाद जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 419 रुपया, 419 रुपया 50 पैसा। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है और ये स्टॉक अगले 1 से 2 दिनों में यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का नाम है बीसॉफ्ट। बीसॉफ्ट के अंदर लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो चुके हैं, लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक हो चुके हैं और स्टॉक अब यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 405 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो टारगेट्स मेरे को लगता है बीसॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, 435 रुपए से लेके 440 रुपए तक के टारगेट बीसॉफ्ट के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी यहां पे ट्रेड बन सकता है। 430 वाला कॉल 18 रुपए 18.25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 13 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 23 रुपए से लेके 26 रुपए तक के टारगेट बीसॉफ्ट के 430 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल्स में 435 से 440 तक के लेवल बीसॉफ्ट में ऊपर में जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें 405 के स्टॉप लॉस से। तो ये है आपके लिए इस समय
बिरला सॉफ्ट, इस पर है खरीदारी की राय। और सुबह भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छे एक्शन में आ रहे थे, अब वापस थोड़ी लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिड कैप आईटी वापस मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। 16,600 पर आ गया है निफ्टी इस समय। चोपड़ा साहब, मिड कैप आईटी पर कोई राय सर? कमोडिटी प्लेस तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। इस गिरावट से पहले मिड कैप आईटी अच्छे ट्रैक्शन में था, अब गिरावट के बाद कई सारे स्टॉक्स ऊपर से 20-25% नीचे आ गए हैं। वापस एंट्री का समय है सर? देखिए, आईटी सीमिंगली सेफ मानी जाती है और जब भी बाजार में कंफ्यूजन होता है तो आईटी एक अच्छा रिफ्यूज हो सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो गिरावट में यदि आपको स्टॉक्स मिलते हैं तो माइंडट्री जैसी कंपनीज लेनी चाहिए। माइंडट्री इस समय बहुत अच्छे लेवल्स पे है। मुझे बड़ी कंपनियों में टेक महिंद्रा और HCL टेक भी बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों कंपनीज में भी निवेश किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बिरला सॉफ्ट है वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें भी हम निश्चित रूप से निवेश कर सकते हैं। तो मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी दोनों ही मुझे ठीक लगती हैं और एक अच्छा रिफ्यूज, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको देंगी। तो इस समय कंजर्वेटिव रहना ज़्यादा अच्छा है, थीम्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा है। ऑल आउट बाइंग नहीं करनी चाहिए। अभी थोड़ा मार्केट रिकवर कर रहा है, रात को कुछ और हो जाएगा तो कुछ और कहानी हो सकती है, सुबह नीचे खुल सकता है, कल एक्सपायरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं इस समय पर, और प्लस जो क्रूड और इन्फ्लेशन जो परेशान कर रहे हैं वो अलग है। तो इस बात को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि मार्केट में अगर थोड़ी तेज़ी बनी है तो ऑल आउट तेज़ी नहीं बनी है, या आप मान के चलिए। और मुझे लगता है कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। आईटी एक अच्छा बेट हो सकता है क्योंकि ये कंजर्वेटिव है और मुझे अच्छा लगता है इस करेक्शन के बाद। तो ये है आपके लिए चुनिंदा आईटी स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। बिरला सॉफ्ट ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर काफ़ी एक्टिवली रहा है। पर आज एक स्पेस है जहां पर आप वीकनेस आते हुए दिख रहे हैं और वो है ऑटो काउंटर्स। खैर, ये तो हमारे ऑटो कंपनीज की खुद ऑटो बिक्री के जो आंकड़े हैं उसके बाद का रिएक्शन आते हुए दिख रहा है, पर इसके साथ ही अब ऑटोज पर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो आते हुए दिख रहा है वो है इस रशिया यूक्रेन तनाव में। आइए जानते हैं आशीष के साथ क्या है ये ट्विस्ट। आशीष बताइए। दीपांशु, इस दोनों देशों का बीच में जो तनाव चल रहा है इसके चलते जो है ऑटो सेक्टर को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी अगर आप देखिए बहुत लंबा समय हो गया कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, इसके चलते जो है अब उत्पादन पर काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्थिति जो है नॉर्मलाइज हो नहीं रही है। लेकिन इसी के साथ जो है खबर ये आ रही है कि अब ये दोनों देशों के बीच में जो तनाव चल रहा है इसके चलते फर्दर सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है इस पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दो क्रिटिकल चीज़ें हैं जो सेमीकंडक्टर बनाने में उपयोग होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो नियॉन गैस है जो कि यूक्रेन से आती है। इनफैक्ट इतना बड़ा हिस्सा है कि पूरी दुनिया भर की 70% नियॉन गैस जो है वो यूक्रेन से आती है। इसमें डिज़ाइनिंग के लिए जो है सेमीकंडक्टर की इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है वो है पैलेडियम, और इसकी कीमत ये तो देखिए अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से जो है स्काई रॉकेट हो गई, और इनफैक्ट एक महीने के अंदर ही अंदर देखें तो जो पैलेडियम है इसकी कीमतों में करीब करीब 25 से 30% का इजाफा देखने को मिला है, और रशिया से दुनिया भर का 45% पैलेडियम आता है। तो इसके चलते भी देखिए माना जा रहा है कि ये दोनों चीज़ों की जो सप्लाई रुकेगी, इसका असर आपको फर्दर जो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन है इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय हो गया कि सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो रही है, और फर्दर ऐसा माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की जो लागत है इसमें भी आपको एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो मुश्किलें जो है ऑटो सेक्टर की और बढ़ने वाली हैं। तो ऑटो सेक्टर की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ सकती हैं, सेमीकंडक्टर के सप्लाईज पर असर पड़ सकता है। बट इस बीच सीमेंट स्टॉक्स, और थोड़ी देर पहले जो भसीन साहब कह भी रहे थे सीमेंट स्टॉक्स पर रखिए नज़र, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। खबर ये आ रही है कि तमिलनाडु में आपने सीमेंट के दाम ऊपर जाते हुए देखे हैं। तो कंसेंसस के हवाले से खबर है करीब 15 रुपये पर बोरी तमिलनाडु में स्टॉक सीमेंट के दाम बढ़े हैं। इंडिया सीमेंट रेडार पर आपके होना चाहिए। 15 से 50 रुपये तक के दाम यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। इंडिया सीमेंट ऑफ कोर्स एक्शन में है। अल्ट्राटेक नेशन वाइड सीमेंट प्रेजेंस है इनकी, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिखेगा। तो सीमेंट स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर, तमिलनाडु में सीमेंट के दाम बढ़े हैं। और भसीन साहब कह भी रहे थे कि बाकी देश के जोन्स में देखें तो भी आप सीमेंट के दाम थोड़े बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो एक्शन आ रहा है। हाइडलबर्ग सीमेंट पर भी मूव आ रही है, नजर रखिए इस पर भी। एनसीएल इंडस्ट्रीज भी निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर हो रहा है। मंगलम सीमेंट पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। रैमको सीमेंट भी निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर हो रहा है। आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं। सीमेंट स्टॉक्स में तो है तेजी, बाजार में भी बढ़िया जो रिकवरी आई है, कैसे देखना है इसे और क्या करके जाएं? कल की तैयारी में वीकली एक्सपायरी भी रहेगी। आइए जुड़ते हैं अनिल जी के साथ आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
अनिल जी, पिछले 15 मिनट में काफ़ी स्थिति में सुधार आया है सर, बाजार में बढ़िया रिकवरी आई है और उसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं। जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान अभी थोड़ी देर पहले आया और उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं। एक तो ये कहा कि आज शाम को ही हम यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, बट अभी तक यूक्रेन ने हमारे ऑफर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बट रूस अपनी तरफ से कह रहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने किसी देश पर कब्जा नहीं करा है, हम खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए वहां पर गए थे। तीसरी बात सैंक्शंस पर उन्होंने करी है कि हमें मालूम है कि सैंक्शंस का दर्द होगा, पर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से और हमें परेशानी हो। तो ये 2-3 जो कमेंट्स आए हैं उसकी वजह से सर बाजार में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी आई है। करीब 500 पॉइंट्स नीचे से बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है। अब अगर आप देखें तो 35,500 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी 16,630 के लेवल पर आ गया है। तो अच्छी रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में। डेज हाई के करीब बाजार वापस आते हुए दिख रहे हैं, जो ओपनिंग हाई थे वापस उस लेवल पर आपको बाजार आते हुए दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए सर इस समय? तो दीप, जो हम बात कर रहे थे कि 3 बजे वाला जो फॉर्मूला है कि 3 बजे के पहले आपको 16,500 के ऊपर आना है और 3 बजे के पहले 35,000 के ऊपर आना है बैंक निफ्टी पर, आई थिंक वो काम करता हुआ दिखा है। तो क्लोजिंग बहुत बुरी नहीं हो रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत जोश पड़ते आप में कि हाँ सब कुछ ठीक है। ये सारी चीजें चलेंगी, कभी आपको कुछ खराब खबरें, कभी कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिखेंगी और बाजार इसी तरह से वोलेटाइल रहेंगे। तो खराब बाजार में बहुत परेशान नहीं होना है, अच्छे बाजार में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो फॉर्मूला पिछले 7-8 दिनों से हमारा चल रहा है, आई थिंक वो सक्सेसफुल है और उसी पर रहेंगे कि जितनी आप ट्रेडिंग पोजीशंस ओवरनाइट कम रखें उतना बढ़िया है। अब अमेरिका में आपको डाउ फ्यूचर 100-125 ऊपर दिख रहे हैं, अब वो एग्जैक्टली क्या होगा आपको मुझे कुछ नहीं पता। आजकल तो आप देख भी रहे हैं, अगर डाउ 500-600 पॉइंट नीचे गिर भी जाता है तब भी सुबह फ्यूचर्स कुछ अलग दिखाते हैं, हमारे यहाँ ओपनिंग कुछ अलग होती है। तो जो पोजीशंस आपकी हैं वो अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को असेस करके उसे होल्ड करें और बाकी फ्रेश पोजीशंस न बनाएं। मैं जनरली आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के कह भी देता, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज्यादा है कि आप उतनी प्रीमियम देकर कुछ बना नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि वीकली एक्सपायरी भी आपके लिए कल है, तो प्रीमियम कल तेजी से घटेंगी भी एक बार। सो आई थिंक बेहतर है स्टे पुट, कुछ नया ना करें, जितनी पोजीशंस पुरानी वही रखें। ये जरूर है कि लॉन्ग पोजीशन के लिए जो खराब क्लोजिंग हो सकती थी उतनी खराब नहीं है, स्पेशली निफ्टी पर। बैंक निफ्टी तो हालांकि 35,500 के आसपास बंद हो रहा है, तो थोड़ा खराब तो है कंपेरेटिवली, लेकिन निफ्टी फिर भी उतना खराब नहीं, क्योंकि हमने 16,250 की भी क्लोजिंग देखी हुई, उसके मुकाबले में तो आप उससे काफी ऊपर है। तो अगर कल भगवान न करे कुछ खराब खबर आ भी जाए तो आपके पास कुशन है। तो आई थिंक वही स्ट्रेटेजी रखें। कल सुबह देखी जाएगी, एक्सपायरी का दिन भी है, ढेर सारी खबरें भी होंगी, तो उस हिसाब से एक्शन लेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से बेहतर है। और अगर आप अपनी पोजीशन जो अगर नुकसान में ना हो, प्रॉफिट में हो या आपकी कॉस्ट के आसपास हो, तो आखिरी मिनटों में उसको आप कवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जी। एब्सोल्युटली। तो अगर पोजीशन है, मुनाफा आ रहा है या रिकवरी आ रही है, तो उसका फ़ायदा उठा के कम करें, थोड़ी हल्के रहें। रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन मेंटेन करना ज़रूरी है। ये अनिल जी की तरफ से इस समय बयान। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। इस बीच चीन की तरफ से भी बयान आ रहा है, वो रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जो बाकी वेस्टर्न देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं वो ठीक है, बट चीन अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाला है। ये इस समय अपडेट आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ और कॉल्स भी तैयार हैं। उससे पहले सुमित जी, जो अनिल जी भी कह रहे थे प्रीमियम्स हाई हैं, कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स घटेंगे भी। जो आपकी कॉल थी वो मुनाफा वसूल करके जाएं सर, या इस समय थोड़ा और होल्ड करने का सेंस में कर रहा है? बिल्कुल दीपांशु, मैंने तो कॉल देते वक्त ही कहा था कि प्रीमियम्स बहुत हाई है, तो जो स्टॉप लॉस से काम कर सके वही करे, बाकी ना करे। और जिन्होंने भी किया है उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है और अभी ये दूसरे टारगेट के पास आ रहा है, 5 से 7 रुपए बचा है। तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल एकदम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अब जो मैं नया कॉल देना चाहता हूं उसमें ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि एक बिगुल बजाएंगे तो मैं कॉल दे दूंगा। एक बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। बहुत टाइम के बाद एक कैश के स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। करीब 17 से 18 दिनों के फॉल के बाद आज ऑलमोस्ट पहला दिन है जब स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव पकड़ा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 40 रुपए 90 पैसे, 41 रुपए 5 पैसे। स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने पिछले 17 से 18 दिन के फॉल के बाद कल और आज एक अच्छा कैंडल फॉर्म किया है, जिसमें नीचे से इसने ऊपर की तरफ 200 DMA लेवल्स ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर यूनियन बैंक यहां से एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बाय साइड में फेवरेबल है। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के यूनियन बैंक में यहां पे CMB पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 44 रुपए से लेके 48 रुपए तक के टारगेट यूनियन बैंक में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। पोजिशनली तो और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 39 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें यूनियन बैंक।
44 से 48 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक पर खरीदारी करके जाएं, ये है आपके लिए सुमित जी की राय। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप खरीदे एलएनटी का 1800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी 52.50 से लेके 54 के रेंज में आप खरीदे, 52.50 से लेके 54 के रेंज में खरीदे। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है। 42 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पे करीब 11 पॉइंट के आसपास का एक रिस्क आपका डाउन साइड में बनेगा। ये कॉल ऑप्शन में 1800 के स्ट्राइक का कॉल, बट टारगेट्स ऊपर में दीपांशु जो इसकी इमीडिएटली बन करा रहे, दैट वुड बी 67 एंड 75, 67, 75 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदे एलएनटी का 1800 का कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से 200 डेमा के आसपास एक कंसोलिडेट कर रहा है मीनस के ऊपर, जो हिसाब से यहाँ पे आज के लेवल्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी इसने एक 1760 से लेकर 80 तक की जो रेंज को होल्ड किया है। प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि ये 1870 1900 तक के लेवल्स ये बाउंस में दिखाया थी। जैसे बैंक निफ्टी में 35,000 का जो लेवल भी हमने डिस्कस किया था थी, तो उसके नीचे जब तक अर्ली क्लोज नहीं आता तब तक, और देखिए अब 35,000 एक्टेड एज अ वेरी वेल गुड सपोर्ट, वहां से बाउंस आया। सिमिलरली 1770 का लेवल एलएनटी के लिए, सो आई थिंक वो लेवल होल्ड करता है, तो हमें 1870 1900 तक के लेवल्स स्पॉट में देखने मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एलएनटी जो अब बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। काफी दिग्गजों में बढ़िया रिकवरी आपने बाजार में आती हुई देखी है, और निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी। वैसे भी अगर देखें 160 अंक नीचे बंद हो रहा है, बट निचले स्तरों से भी लगभग उतनी ही रिकवरी रही है बाजार में, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको दिखेगा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का जायजा कैसा रहा। ब्रेथ पिछले कुछ मिनटों में काफी सुधरी है। 15 निफ्टी स्टॉक्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। कोल इंडिया 8.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ यहां पर एक बढ़िया रिकवरी इंट्राडे में आई है। 7.25% ऊपर एचडीएफसी लाइफ, 5.5% ऊपर एसबीआई लाइफ। टाटा स्टील हिंडाल्को आज के स्टार साथी जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मत भूलिए 0.25% ऊपर बाजार को अच्छा सहारा देते हैं। और पहला बैंक जो रिकवर होता है एक्सिस बैंक 1.25% ऊपर, ये भी बंद हो रहा है। पर उसके सामने मारुति 6% गिरी। सी मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दोनों में भारी प्रेशर आपको बंद दिखा। डॉक्टर रेड्डीज ऑफ कोर्स रशिया कनेक्शन की वजह से 5.5% की गिरावट इस पर थी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इन दिग्गजों में भी आपने गिरावट देखी। बजाज फाइनेंस ये भी वीक दिखा। अल्ट्राटेक, हालांकि सीमेंट दाम बढ़ने की अभी खबर आई, बट ये कमजोर था। कोटक बैंक, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एसबीआई, भारती एयरटेल, कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो अगेन आपके लिए कमोडिटी और कमोडिटी लिंक स्टॉक्स ही आगे थे, बट उससे पहले एमसीएक्स यहां पर अच्छी मूव थी, 7% ऊपर। जीएनएफसी में अच्छी तेजी दिखी, गेल अच्छा एक्शन दिखाते हुए, एनएमडीसी, जेएसपीएल, आईईएक्स, बिरला सॉफ्ट, मैक्स फाइनेंशियल, साथ ही यूपीएल बायबैक की खबर आज शाम को आएगी, वहां पर हमारी नजर है। नैल्को, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स ने भी बढ़िया तेजी आपको दिखाई है। गिरावट हुई थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, बंधन बैंक, एशियन पेंट्स, गुजरात गैस, इंटरग्लोब एविएशन, दालमिया भारत, सिटी यूनियन बैंक, टीवीएस मोटर्स, एलएनटी फाइनेंस में एक ब्रेकडाउन था, हालांकि निचले स्तर से रिकवर हुआ। और अंबुजा सीमेंट, कल इस पर रखिएगा नजर, जो क्लोजिंग में खबर आई है सीमेंट के दाम बढ़ने की। कैश मार्केट में भी आई, यहां पर आपको ज्यादा एक्शन था। ब्रेथ यहां पर ज्यादा बेहतर रही है दिन भर का ट्रेड अगर आप देखें। एजिस लॉजिस्टिक्स, हिंदुस्तान जिंक, टाटा मेटालिक्स, ऑयल इंडिया, ऐसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी रही। केईआई इंडस्ट्रीज, एलगी इक्विपमेंट, जीएनएफसी, साथ ही हमने देखा हाइडलबर्ग सीमेंट, कैप्लिन पॉइंट, गोदरेज एग्रोवेट, वेल्सपन कॉप, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। तो एटलीस्ट क्लोजिंग अच्छी आती हुई दिखी है। 16,600 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग आप देख रहे हैं, 35,500 के करीब निफ्टी बैंक की प्रोविजनल क्लोजिंग है। तो उतना खराब दिन नहीं है जितना शायद हमें 2 घंटे पहले दिख रहा था। निचले स्तरों से आखिरी आधे घंटे में अच्छी रिकवरी देखते हैं। आज शाम रशिया यूक्रेन एक्चुअल बातचीत करते हैं या नहीं, कुछ और निकल कर आता है, या फिर जो हैवी गोलीबारी चल रही थी पिछले कुछ दिनों से वो जारी रहेगी। इससे पहले कि फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए, एक बार आज शाम के लिए जो हमने आपके लिए प्रोग्रामिंग तैयार करी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तेल $110 के पार रिकॉर्ड स्तर पर भारतीय बाजार में भी दाम दिख रहे हैं। इस जंग का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। इस बीच एक चिंता की बात यह है कि पेट्रोल डीजल, या फिर अब तक राहत की बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले कुछ समय से बढ़त नहीं आई है, पर क्या आगे जाकर ये एक बड़ा उछाल दिखा सकते हैं और इसका फिर महंगाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी जेब, आपके घर के बजट पर क्या एक्शन आ सकता है। ये है हमारा आज का स्पेशल शो। शाम 5 बजे देखिए क्रूड की आग, बजट स्वाहा,
जुड़ेंगे हमारे साथ सुभाष गर्ग साहब जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं, एससी गर्ग साहब, साथ ही आर.एस. पांडे जो कि फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, और आर.एस. शर्मा साहब जो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। तो शाम 5 बजे जरूर देखिए क्रूड की आग बचत सुहा। बाजार में गिरावट के दौर पे म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने निवेश में नुकसान का डर आ रहा है, और इस डर से कई निवेशक अपना निवेश रोकने या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करने की भी गलती कर देते हैं। पर ऐसे माहौल में निवेश रोकना नहीं बल्कि और बढ़ाना चाहिए। जो गिरावट में मौका मिलता है, बाय ऑन डिप्स की जगह हम बात करते हैं, तो फिर क्या होनी चाहिए निवेशकों के लिए स्ट्रैटेजी? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कहां लगा सकते हैं आप पैसा? एसेट एलोकेशन में क्या बदलाव या फिर क्या रखना है ध्यान? 6:30 बजे जुड़िए हमारे साथ। ना डर निवेश कर आपके साथ होंगे क्वांटम एएमसी के इक्विटी फंड मैनेजर सौरभ गुप्ता साहब जो इसके बारे में बताएंगे। साथ ही 6:40 पर म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, यहाँ पर मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के दिग्गज हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि आपको कैसे करनी है फंड्स में निवेश की तैयारी। तो समझिए कैसे आपको लगाना है पैसा, समझिए कहाँ पर आपके हैं मौके। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, ETF समझना भी ज़रूरी है, और ये हम आपको बताएंगे मेरे एसेट फंड के ETF सेल्स के प्रमुख उमेश कुमार डैला साहब के साथ। यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का जो ऑपरेशन रहा है उसकी क्या सक्सेस रही है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो काफ़ी सारा एक्शन है आज शाम जो आपके लिए हमने तैयार किया है, और इसी पर होने वाली है चर्चा। पर चर्चा करनी है हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ भी जो आज मार्केट में बढ़िया एक्शन दिखा। रिकवरी का एटलीस्ट 16,600 के ऊपर फाइनल क्लोजिंग आई है, तो उतनी खराब क्लोजिंग नहीं है जितना शायद आपको मिड डे डर लग रहा था। और निफ्टी बैंक 35,372 पर क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो निचले सरों से भी देखें तो लगभग 400-450 अंकों की रिकवरी के साथ हम हो रहे हैं क्लोज। अलविदा कहेंगे सारे एक्सपर्ट्स को। चोपड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से बधाई। आपकी जो कमोडिटी कॉल्स रही हैं भरपूर रही हैं, और ऐसी कुछ और बढ़िया कॉल्स भी आपसे आने वाले समय में लेंगे सर। सुमित जी बढ़िया कॉल निफ्टी कॉल पर। जय आपके भी बढ़िया एक्शन रहा। सचिन जी, वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी एंड किरण जी, बेहतरीन कॉल्स देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से होगी मुलाकात, वीकली एक्सपायरी की करनी है चर्चा, आज शाम के एक्शन का भी करना है विश्लेषण। बट एक्शन बना हुआ है कमोडिटी बाजार में, और मृत्युंजय तो थोड़ी देर पहले हमें बता भी रहे थे रिकॉर्ड हाइस पर है मृत्युंजय। एटलीस्ट बात चल रही है कि आज शाम को फिर से बातचीत हो सकती है, बट तब तक दाम तो वहीं के वहीं है। देखिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बातचीत की बात अभी सामने आई है कि शाम यूक्रेन और रूस में बातचीत हो सकती है, और तब तक मार्केट अलर्ट मोड में है कि क्या बातचीत होगी, क्या कोई पॉजिटिव सिग्नल आएगा, क्या मार्केट उसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्रूड में कोई ट्रेड करना है, क्योंकि ये तो चलता रहेगा जो मामला अभी फैला हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच, लेकिन इसके बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और स्मार्ट ट्रेडिंग आप इन सब के बीच कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे कमोडिटी सुपरफास्ट।